यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस अध्याय 321 सीनियर स्वॉर्ड। ये सच में मैं नहीं था। लियाओ युनचुवान इतना परेशान था कि उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अगर स्वॉर्ड ताइफेंग ने उस पर विश्वास नहीं किया तो क्या उसकी इज्जत पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाएगी। उसी समय लियाओ युनचुवान को एहसास हुआ कि वांग हाओ बस उसका दुश्मन था और ऐसा कि वह उसे कुचलकर मार डालेगा। देखिए, इस बार उसका मिशन वांग हाओ पर रखे खजाने को प्रेसिडेंशियल पैलेस में वापस लाना था। लेकिन स्वॉर्ड ताइफेंग के आने की वजह से वांग हाओ से मिलते ही उन्होंने एक वेलिएंट क्लास बैटलशिप खो दी। उसके बाद उसने जिया वेई का पीछा किया, इस उम्मीद में कि वह अपने आने वाले प्रेसिडेंसी के लिए अच्छे रिश्ते बना लेगा। लेकिन किसे पता था कि जिया वेई को वांग हाओ ने पहले ही हड़प लिया था। अभी अभी वांग हाओ ने कत्लेआम मचा दिया, जिससे प्रेसिडेंशियल पैलेस को कई मार्शल एंसेस्टर एक्सपर्ट्स खोने पड़े। इसके अलावा वांग हाओ ने जो सुपरह्यूमन कॉम्बैट पावर दिखाए उससे असल में वांग हाओ पर खजाने वापस लाने का कोई चांस नहीं था। अगर वह अभी अपनी कैपिटल खो देता तो उसके पिता वापस आने पर उसे पक्का पीट कर मार डालते। इस सिचुएशन का सामना करते हुए इसे पत्नी और सैनिकों को खोने जैसा नहीं कहा जा सकता था, ये पूरी तरह से दबाना था जिसमें पासा पलटने का कोई चांस नहीं था। इतना कहना बेकार है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे 20 लेगेसी क्रिस्टल से मुआवजा दे दो और यह मामला सुलझ जाएगा। वांग हाओ ने लियाओ युनचुवान को ऐसा देखा जैसे उसे जैकपॉट मिल गया हो। 20 लेगेसी क्रिस्टल्स! वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये वांग हाओ बहुत हिम्मत वाला था, है ना? आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल पैलेस की नींव लेगेसी क्रिस्टल्स हैं। दूसरी ताकतों के लिए एक भी पाना स्वर्ग जाने जितना मुश्किल है। अब वांग हाओ मुंह खोलते ही 20 मांग रहा था। क्या उसे यकीन था कि वह मजाक नहीं कर रहा था? स्वॉर्ड ताइफेंग ने अपनी दाढ़ी सहलाए और मुस्कुराया, बच्चा, क्या तुम्हें सच में लेगेसी क्रिस्टल चाहिए? ग्यांग ने जल्दी से आवाज लगाई, सीनियर ताइफेंग, मार्शल मजाक कर रहा है। उसे लेगेसी क्रिस्टल कैसे चाहिए? बच्चे यांग, तुम कब से उसके पीछे पड़े हो और तुम पहले से ही उसकी इतनी मदद कर रहे हो। स्वॉर्ड ताइफेंग ने निराशा में सिर हिलाया। ग्यांग ने जबरदस्ती मुस्कुराया, जल्दी से वांग हाओ के पास गया और धीरे से कहा, मार्शल, लेगेसी क्रिस्टल प्रेसिडेंशियल पैलेस की जान हैं। वे सिर्फ अंदर आते हैं, कभी बाहर नहीं जाते। अगर तुम लेगेसी क्रिस्टल मांगोगे तो वे तुरंत लियाओ युनचुवान से खुद को अलग करने का बयान जारी कर देंगे। इसलिए तुम लेगेसी क्रिस्टल नहीं मांग सकते, कुछ और मांगो। बिल्कुल नहीं, वांग हाओ ने शक जताया। कोई बात नहीं, यह आदमी प्रेसिडेंट का बेटा है, उसे ऐसे तो नहीं छोड़ा जाएगा, है ना? ग्यांग ने अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, मार्शल, प्रेसिडेंशियल पैलेस कोई एक खानदान नहीं है। उनके लियाओ परिवार की कई ब्रांच हैं। अगर यह ब्रांच टूट गई तो दूसरी ब्रांच भर जाएंगी, इसलिए उन्हें एक लियाओ युनचुवान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वांग हाओ ने निराशा में सिर हिलाया, तो भूल जाओ, मैं बस 3 वेलिएंट क्लास स्पेसशिप ले लूंगा। 3 वेलिएंट क्लास स्पेसशिप! वहां मौजूद सभी लोग चिल्लाए। ये बहुत ज्यादा डाक था। ग्यांग ने वांग हाओ को खींचा, मार्शल, मैंने सुना है कि आपके पास असल में एक वेलिएंट क्लास था और आपने पिछली बार एक और मांगा था। अब आप 3 और मांग रहे हैं, कुल मिलाकर 5। क्या तुम्हें पक्का है कि तुम इन्हें मेंटेन कर सकते हो? वांग हाओ ने हाथ हिलाया, कोई बात नहीं, ये पैसे तो बस एक छोटी सी बात है। ग्यांग कंफ्यूज्ड लग रहा था, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वांग हाओ को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया। उसने वांग हाओ की फाइनेंशियल हालत की जांच की थी। हालांकि उसके पास तियानहुओ कंपनी के 5% शेयर थे, लेकिन ये 5% मिलिट्री मार्केट का 5% नहीं था। तुम्हें पता होना चाहिए कि मिलिट्री मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए क्यू परिवार ने मिलिट्री बिजनेस को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक है कोर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन लाइंस और दूसरा है सेल्स चैनल्स। ये कोर टेक्नोलॉजी क्यू परिवार के होने की नींव है और फोकस का एक खास एरिया है। कोई एक्सीडेंट नहीं होने दिया जाएगा और इसे उनके हाथों में मजबूती से कंट्रोल किया जाना चाहिए। जहां तक सेल्स चैनल्स की बात है, क्यू परिवार आमतौर पर उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वे उन्हें मैनेज करने के लिए बाहर के लोगों को ढूंढते हैं और धीरे धीरे यह मौजूदा तियानहुओ कंपनी बन गई। सीधे शब्दों में कहें तो क्यू परिवार हथियार बनाता है और फिर उन्हें बिक्री के लिए तियानहुओ कंपनी में ले जाता है और वांग हाओ को मूल्य अंतर से लाभ का 5% मिल सकता है। और इस 5% से होने वाला प्रॉफिट पूरे मिलिट्री मार्केट के 1% से भी कम होने का अंदाज़ा है, वरना क्यू परिवार इतनी आसानी से वांग हाओ को मिलिट्री मार्केट में शामिल नहीं होने देता। लेकिन 1% से भी कम होने पर भी 10,000 एलीट सैनिकों और एक वेलिएंट क्लास को बनाए रखने के लिए ये काफ़ी से ज़्यादा है। जहां तक ड्रीम चेजर मीडिया की बात है, जिसे वांग हाओ ने अभी अभी खरीदा है, एक साल में कमाई गई रकम शायद एक वेलिएंट क्लास के रोजाना के रखरखाव के लिए भी काफ़ी नहीं होगी। तो अब जब वांग हाओ ने अचानक कहा कि वह 5 वेलिएंट क्लास जहाज़ों का रखरखाव करना चाहता है, तो ग्यांग बहुत कंफ्यूज हो गया कि वांग हाओ में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया। 3 वेलिएंट क्लास स्पेसशिप, ये कुछ भी नहीं है।
स्वॉर्ड ताइफेंग ने हाथ हिलाया, साफ तौर पर ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज करते हुए। खांसी खांसी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लियाओ युनचुवान वहीं पर खांसने लगा और उसे बिना आंसू के रोने जैसा महसूस हुआ। क्या इस स्वॉर्ड ताइफेंग को कोई शक नहीं हुआ? उसने सीधे सीधे सारा इल्ज़ाम उसी पर डाल दिया। उसी समय लियाओ युनचुवान को ली युनयान की भावनाएं थोड़ी समझ में आईं। उसे पूरा यकीन था कि उसे फंसाने वाला वांग हाओ ही था, और वांग हाओ ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उसने जिया वेइवेई का पीछा किया था, जिससे उसकी प्रोटेक्टिव नेचर जाग गई थी। ये सोचते हुए लियाओ युनचुवान ने कसम खाई कि वह इस जिंदगी में वांग हाओ के आसपास की औरतों को कभी हाथ नहीं लगाएगा। वह ली युनयांग जैसा हाल नहीं चाहता था, जिसका पिछवाड़ा खराब हो गया था, अंडकोश में दर्द था और चेहरा बिगड़ गया था। लियाओ युनचुवान, हालांकि मैंने इस बार तुम्हारी मदद की और तुम्हें बूढ़े आदमी स्वॉर्ड के टॉर्चर से बचाया, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। वांग हाओ ने लियाओ युनचुवान के कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा दिया, याद रखना, जब तुम वापस जाओ तो चीज़ें चुराने की इस बुरी आदत से छुटकारा पा लेना। जहाँ तक ली युनयान के लिए तुम्हारी पसंद की बात है, मैं तुम्हें सिर्फ चुपचाप आशीर्वाद दे सकता हूँ। फू। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लियाओ युनचुवान की सांस अटक गई और उसके मुंह से ताज़ा खून निकल आया और वह वहीं बेहोश हो गया। वह सच में सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया में ऐसा बेशर्म इंसान भी हो सकता है। सारे बुरे काम उसी ने किए थे, लेकिन फंसाया उसे गया था। लेकिन फिर भी ये बेशर्म इंसान अभी भी ऐसा चेहरा बना सकता था कि मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, जिससे लोगों को सच में ऐसा लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। डिंग डोंग, होस्ट को डॉन को सफलतापूर्वक चुराने के लिए बधाई। 200,000 सिन पॉइंट्स मिले। 200,000 सिन पॉइंट्स। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। पता चला कि पुराने मॉन्स्टर्स के खजाने चुराकर इतना कुछ कमाया जा सकता है, जो लड़ने और मारने से कहीं ज़्यादा आसान था। बूढ़े तलवार वाले, मेरे 3 वैलेंट क्लास स्पेसशिप दिलाने में मेरी मदद करना याद रखना। मुझे अभी और भी काम है, इसलिए मैं पहले चलता हूँ। वांग हाओ ने हाथ हिलाया और उस खुशबूदार छोटे हाथ को पकड़कर बाहर निकल गया। जब वांग हाओ बाहर आया तो उसने आसमान में एक विशाल स्पेसशिप देखी। ये वही वैलेंट क्लास बैटलशिप थी जो उसकी थी। बॉस, ये बहुत अच्छा हुआ कि आप ठीक हैं। कियान वानयांग और चेन याओ एक छोटे स्पेसशिप में बैठकर एक्साइटेड होकर हेवनली स्वॉर्ड विला पहुंचे। वांग हाओ ने सिर हिलाया और अपने पीछे गुयांग को हाथ हिलाकर कहा, चलो। कियान वानयांग ने जल्दी से वांग हाओ को खींचा और फुसफुसाया, बॉस, मुझे खबर मिली है कि मिलिट्री ने 20,000 थर्ड लेवल मेज के साथ 6 वैलेंट क्लास बैटलशिप भेजी हैं, जो हमें स्पेस में घेरने की तैयारी कर रही हैं। तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली? वांग हाओ ने ठंडे चेहरे से पूछा। चेन याओ ने जल्दी से कहा, बॉस को अभी भी अपना साथी अर्थलिंग, शिहुआ यूनिवर्सिटी की थर्ड ब्रांच का जुओ चाओ याद होगा, है ना? वह इस सरप्राइज अटैक में मेच वॉरियर्स में से एक है। वांग हाओ ने सिर हिलाया। कोई हैरानी नहीं कि कुछ दिन यहाँ रहने के बाद भी उसे मिलिट्री का कोई निशान नहीं दिखा। पता चला कि वे उससे स्पेस में लड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। मार्शल, अब हमें क्या करना चाहिए? गुयांग ने पूछा। वांग हाओ मुस्कुराया, जब मिलिट्री खेलना चाहती है तो वह इन लोगों के साथ ठीक से खेलेगा और देखेगा कि आखिर में कौन हंसता है। पेगासस स्टार। एक अपार्टमेंट के अंदर शी रोंगशुआन जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहा था, जाने की तैयारी कर रहा था। वह अभी हेवनली स्वॉर्ड विला के बाहर जासूसी कर रहा था और उसने वांग हाओ को सबको मारते हुए देखा, जिससे वह इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली होने वाली थी। वह सच में सोच भी नहीं सकता था कि पृथ्वी के एक आम हाई स्कूल का एक स्टूडेंट सिर्फ 1 साल में न सिर्फ मिलिट्री डिपार्टमेंट का मार्शल, त्यानहुओ कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर और पोशन गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट बन गया, बल्कि उसके पास इतनी ज़बरदस्त लड़ने की ताकत भी है। बेशक यह उसके जाने की तैयारी का कारण नहीं था। असली कारण यह था कि उसने जियान ताइफेंग की एक फ़ोटो क्यूइमो को भेजी थी, और क्यूइमो इतना डर गया कि उसने तुरंत पीछे हटने का आदेश दे दिया। उसने कहा कि वे डीवाई आतंकवादी संगठन इस मास्टर से पंगा नहीं ले सकते। अगर उनसे पंगा लिया तो डीवाई आतंकवादी संगठन निश्चित रूप से इंटरस्टेलर फेडरेशन से गायब हो जाएगा। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ये बेवकूफ़ वे इस तरह के पुराने राक्षस के बारे में भी पता नहीं लगा पाए। अच्छा हुआ कि मैं इतना स्मार्ट था कि मैंने फ़ोटो ले ली, वरना मैं सच में अब यमराज के पास रिपोर्ट कर रहा होता। शी रोंगशुआन गुस्से में बड़बड़ाया। असल में शी रोंगशुआन भी अपने दिल में समझता था कि इस मामले के लिए पूरी तरह से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को दोष नहीं दिया जा सकता। हालांकि उनके डीवाई आतंकवादी संगठन के पास क्यूइमो जैसा एक मार्शल सेंट था, लेकिन उन्हें अलग अलग ताकतों का साथ नहीं मिला था, इसलिए वे हमेशा आगे नहीं बढ़ पाए। जब विकास नहीं हुआ तो जाहिर है कि जल्दी से इंटेलिजेंस इकट्ठा करना मुश्किल था। इसके अलावा जियान ताइफेंग जैसे लोग बहुत ऊंचे लेवल के थे। क्यूइमो जैसे मार्शल सेंट के अलावा जो उन्हें पहचान सकते थे, सच में बहुत कम लोग होंगे जो उन्हें पहचानते।
इसलिए मौजूदा हालात के लिए पूरी तरह से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को दोष नहीं दिया जा सकता। धड़ाम, तभी सामने का दरवाज़ा सीधे लात मारकर खोल दिया गया। कौन? शी रोंगशुआन चौंक गया, जल्दी से अपना सिर घुमाया और चौकस होकर दरवाजे की तरफ देखा। जब वान हाओ अपने 3 साथियों कियान वानयांग, चेन याओ और गुआन के साथ अंदर आया तो शी रोंगशुआन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसे गहरी निराशा महसूस हुई। क्या वह आज यही मरने वाला था? जैसे ही वे अंदर आए, कियान वानयांग ने जल्दी से एक कुर्सी खींची और उसे वान हाओ के पीछे रख दिया। वान हाओ बैठ गया और मुस्कुराया। शी रोंगशुआन, हम पुराने जान पहचान वाले हैं, ऐसे एक्सप्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है ना? वान हाओ, तुम क्या चाहते हो? शी रोंगशुआन ने वान हाओ को ध्यान से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वान हाओ, ये छोटा लोमड़ी जो बिना पलक झपकाए मार डालता है, उसके साथ पुरानी बातें याद करने आया है। कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे जरिए क्यूइमो को ढूंढकर उसके साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ, वान हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। कोऑपरेट? शी रोंगशुआन हैरान रह गया। वान हाओ अब किस तरह की चाल चल रहा था? हालांकि डीवाई ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेट करना साफ तौर पर ऐसा कुछ नहीं था जिसका फैसला वह कर सके। बेहतर होगा कि क्यूइमो वान हाओ से बात करे। ये सोचते हुए शी रोंगशुआन ने अपना स्मार्ट ब्रेसलेट टैप किया और होलोग्राफिक इमेज में क्यूइमो की तस्वीर दिखाई दी। शी रोंगशुआन, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? क्यूइमो ने पूछा। लॉर्ड डेमन, मैं आपको नहीं ढूंढ रहा, वान हाओ आपको ढूंढ रहा है। शी रोंगशुआन ने बार बार हाथ हिलाते हुए वहां बैठे वान हाओ की ओर इशारा किया। क्यूइमो वान हाओ की ओर मुड़ा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वान हाओ, तुमने मेरे एक जंगी जहाज को उड़ा दिया और मेरे काबिल सबॉर्डिनेट कुमो को बुरी तरह घायल कर दिया, और अब तुम सच में मुझसे मिलने की हिम्मत करते हो? वान हाओ का चेहरा मासूम था। क्यूइमो, तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। इसमें किसकी गलती है कि तुम्हारा जंगी जहाज इतना कमज़ोर था? मेरे सिर्फ 3 मिसाइल दागने पर ही वह नीचे गिर गया। तुम इसके लिए किसे दोष दे सकते हो? 3 मिसाइलें? क्यूइमो इतना गुस्सा था कि वह उछलकूद कर रहा था। क्या ये 3 हो सकती हैं? ये साफ तौर पर 18 थी। ठीक है। वान हाओ ने हाथ हिलाया और तिरस्कार भरी नज़र से कहा, तुम सच में बहुत छोटी सोच वाले हो। तुम अभी भी एक टूटे हुए जंगी जहाज को पकड़े हुए हो। तुम्हारा सच में कोई भविष्य नहीं है। कीमो को लगा जैसे वह गुस्से से फट पड़ेगा। क्या ये बच्चा जानबूझकर उसे भड़का रहा था? उनके डीवाई आतंकवादी संगठन का फंड पहले से ही लिमिटेड था। भले ही तबाह हुआ जंगी जहाज करेज जैसा टॉप टियर जंगी जहाज नहीं था, फिर भी उसे खरीदने के लिए उन्हें लंबे समय तक अपना खर्च कम करना पड़ता। वे बस ये कैसे कह सकते थे कि वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे? वहां मौजूद सभी लोगों ने चुपचाप अपने सिर झुका लिए। उन्हें पूरा यकीन था कि अगर उनके बीच स्क्रीन नहीं होती तो कीमो बहुत पहले बाहर आकर वान हाओ के टुकड़े टुकड़े कर देता। वान हाओ, तुम्हें मुझसे आखिर क्या चाहिए? कीमो ने ठंडी आवाज में पूछा। वान हाओ थोड़ा मुस्कुराया, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे डीवाई आतंकवादी संगठन के साथ सहयोग करना चाहता हूँ। सहयोग? कीमो ने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम किडनैप करके फिरौती लेना चाहते हो या गवाहों को चुप कराने के लिए मर्डर करना चाहते हो? वान हाओ ने कीमो को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ, मैं ऐसे काम कैसे कर सकता हूँ? मेरा प्लान है कि मैं तुम्हें साथ में लीगल बिजनेस करने के लिए इनवाइट करूं। बिजनेस? कीमो का मुंह टेढ़ा हो गया और वह दहाड़ा, वान हाओ, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं एक आतंकवादी हूँ। एक आतंकवादी? तो क्या हुआ आतंकवादी होने से? वान हाओ ने मुंह बनाया, कौन कहता है कि आतंकवादी लीगल बिजनेस नहीं कर सकते? कीमो गुस्से से पागल हो गया। वान हाओ, मैं सिद्धांतों और ईमानदारी वाला आतंकवादी हूँ। एक बार आतंकवादी, हमेशा आतंकवादी। वान हाओ वहीं हैरान रह गया। यह आदमी तो उससे भी ज्यादा बेशर्म था। एक आतंकवादी में सच में ईमानदारी थी। कियान वानयांग ने फुसफुसाया, बॉस, मैंने सुना है कि डीवाई आतंकवादी संगठन पागलों का झुंड है। वे आज़ाद होकर मारकाट करना चाहते हैं, कानून का पालन नहीं। वान हाओ ने सिर हिलाया और माफ़ी मांगते हुए कहा, भाई कीमो, मुझे अभी सच में अफसोस है। इस छोटे भाई ने तुम्हारी प्रोफेशनल नैतिकता का अपमान किया। असल में हमारे पास एक और सहयोग का प्लान है जो निश्चित रूप से तुम्हारी पहचान के हिसाब से होगा। कीमो ने गहरी, ठंडी आवाज में पूछा, हम कैसे सहयोग करेंगे? वान हाओ हंसा, मैं सही रास्ते पर चलूंगा, तुम गलत रास्ते पर चलो। अगर हम सहयोग करें तो पैसे की क्या कीमत है? कीमो को दिलचस्पी हुई, तो तुम कैसे सहयोग करने का प्लान बना रहे हो? वान हाओ के होंठ ऊपर की ओर मुड़े, हमारा सहयोग सिर्फ मुनाफे के लिए है। मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट जानकारी दूंगा, तुम अपने भाइयों को लेकर काम करोगे और काम पूरा होने के बाद हम बैठकर पैसे बांट लेंगे। यह इतना आसान है। कीमो ने अपनी थोड़ी खुजाई और सिर हिलाया, यह बहुत अच्छी तरह से सोचा हुआ प्लान है।
काफी समय से हमारे पास अंदर के कनेक्शन की कमी थी, इसलिए आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते समय हम हमेशा बहुत पैसिव रहते थे। इस समय शी रोंगक्सुआन खड़ा हुआ। वांग हाओ, तुमने जो कहा वह बहुत अच्छा है, लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम्हारा सरकारी पद बहुत ऊंचा है, लेकिन तुम्हारे पास असल में कोई पावर नहीं है। तो तुम हमें अंदर की जानकारी कैसे दे सकते हो? क्या तुम बेवकूफ़ हो? वांग हाओ ने मुंह बनाया, मैंने पहले ही कहा कि यह सहयोग है। बेशक तुम मुझे टॉप पर पहुंचने में मदद करोगे और फिर मैं तुम्हें अमीर बनने में मदद करूंगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इस बदमाश ने इतनी बकवास की थी और पता चला कि वह बिना कुछ किए सब कुछ पाने का प्लान बना रहा था। चीमू ने ठंडे लहजे में कहा, हमारा डीवाई आतंकवादी संगठन मिलिट्री डिपार्टमेंट के मामलों में दखल नहीं दे सकता। वांग हाओ मुस्कुराया, तुम दखल नहीं दे सकते, लेकिन कभी कभी पावर पाने के लिए जरूरी नहीं कि तुम रेगुलर रास्ता अपनाओ। शायद शॉर्टकट ज्यादा तेज हो। हा, चीमू अचानक जोर से हंसा, तुम्हारा यह अलग तरीका मुझे बहुत पसंद आया। साथ ही मुझे ये भी लगता है कि हम दोनों बहुत खुशी खुशी सहयोग कर सकते हैं। बेशक जिस किसी ने भी मेरे साथ सहयोग किया है वह अंगूठा दिखाकर कहता है कि यह अच्छा है। वांग हाओ हंसा। कियान वानयांग और चेन याओ, दोनों सबॉर्डिनेट ने आंखें घुमाईं। ऐसा लगा कि जिन पार्टनर्स को उन्होंने देखा था उन्होंने पहले तो हाँ कर दी, लेकिन आखिर में क्या वे सभी वांग हाओ के हाथों बिक नहीं गए थे? डार्क यूनिवर्स में वांग हाओ का वैलिएंट बैटलशिप स्पेस में तेजी से जा रहा था। अचानक अलग अलग जगहों से 6 वैलिएंट बैटलशिप निकले, जिससे वांग हाओ का बैटलशिप बीच में फंस गया और हिल नहीं पा रहा था। उसी समय इन 6 वैलिएंट बैटलशिप ने तेजी से स्पेस इंटरफेरेंस वेव्स एक्टिवेट कर दी, जिससे वांग हाओ स्पेस जंप शुरू नहीं कर पाया। बैटलशिप के हैच खुल गए और छोटे मेचा चींटियों की तरह बाहर निकले और तेजी से वांग हाओ के वैलिएंट बैटलशिप को घेर लिया। इन मेचा में से एक को जुओ चाओ चला रहा था। पिछली बार जब वांग हाओ जिहुआ की थर्ड ब्रांच में गया था तो जुओ चाओ ने उसे एक शो करने में मदद की थी, जिससे वांग हाओ को बहुत सारा पैसा कमाने का मौका मिला और बदले में वांग हाओ ने उसे डायमेंशनल पोशन की एक बोतल दी थी। अपनी अंदरूनी डायमेंशनल स्पेस एबिलिटी और मजबूत मेंटल पावर के साथ जुओ चाओ मिलिट्री में शामिल हो गया और अपने सीनियर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी कल्टिवेशन भी तेजी से बढ़ी और वह अब सेकंड लेवल मार्शल ग्रैंड मास्टर था। क्योंकि इस बार वांग हाओ से निपटने के लिए अलग अलग सेनाओं ने मार्शल ग्रैंड मास्टर्स को चुना था, इसलिए जुओ चाओ को इज्जत से चुना गया। हालांकि जुओ चाओ ने सोचा कि उसकी अभी की कामयाबियां वांग हाओ की वजह से हैं, इसलिए उसने चुपके से वांग हाओ के सबॉर्डिनेट्स को एक मैसेज भेजा। लेकिन जुओ चाओ यह नहीं समझ पाया कि मैसेज के बाद भी वे बेवकूफ़ी से जाल में क्यों फंस गए। वांग हाओ आखिर क्या प्लान बना रहा है? जुओ चाओ हैरान था। उसे कभी यकीन नहीं होता कि वांग हाओ सरेंडर कर देगा। वह जरूर किसी के लिए दूसरा जाल बिछाने का प्लान बना रहा होगा। बूम बूम बूम। तभी दूर से तेजी से गोले उड़े और मिलिट्री के 6 वैलिएंट बैटलशिप्स पर जोरदार हमला किया। क्या हो रहा है? जुओ चाओ ने अपना सिर घुमाया और दूर से देखा कि 1 दर्जन से ज्यादा बैटलशिप उन्हें घेरे हुए हैं। इन बैटलशिप पर डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का निशान बना हुआ था। उसी समय डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फायर पावर कॉन्फ़िगरेशन साफ तौर पर मार्शल ग्रैंड मास्टर्स की अटैक रेंज से ज्यादा था और मार्शल किंग्स के लेवल तक पहुंच गया था। इस बीच मिलिट्री के वैलिएंट बैटलशिप में से एक के अंदर मिलिट्री यूनिफॉर्म में एक अधेड़ उम्र का आदमी स्क्रीन पर डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसक्राफ्ट को ठंडे दिमाग से देख रहा था। यह अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका नाम हान जुवान था, मिलिट्री में एक जनरल था जो वांग हाओ को पकड़ने के इस ऑपरेशन को कमांड करने के लिए जिम्मेदार था। ऑपरेशन से पहले गुवान शिनिक्सियोंग ने उसे खास तौर पर वांग हाओ को अपनी स्टेलर मिसाइल और ओरिएंटल मिसाइल फायर करने के लिए मजबूर करने का निर्देश दिया था। इस तरह अगर वांग हाओ मारा भी जाता तो वे बाद में दावा कर सकते थे कि यह एक एक्सीडेंट था। लेकिन इससे पहले कि वे उसे उकसाना शुरू कर पाते, डीवाई आतंकवादी संगठन आ गया और उनकी मारक क्षमता बहुत तेज थी। क्या वे यह इशारा कर रहे थे कि सेना कमजोर है? हान जुवान ने नाक से कुड़ी, ये आतंकवादी सेना को भड़काकर सच में खुद को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। उन्हें जोर से मारो जनरल। हाँ जनरल। सैनिकों ने आदेश मान लिया और जल्दी से एक्शन में आ गए। कुछ ही देर में 6 वैलिएंट युद्धपोतों पर लगी तोपों के काले मुंह डीवाई आतंकवादी संगठन के युद्धपोतों पर निशाना साध रहे थे। बूम बूम बूम। अगले ही पल 10,000 तोपें चली और ऊंची लपटों ने सीधे अंधेरे यूनिवर्स को रोशन कर दिया। लेकिन तभी हान जुवान ने डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बैटलशिप के सामने एक परछाई देखी। स्पेस वॉकिंग। यह एक मार्शल सेंट है। क्या ये 7 डेविल्स हो सकते हैं? हान जुवान को ठंडा पसीना आ गया। 7 डेविल्स की पहचान चाहे जो भी हो, सिर्फ मार्शल सेंट होने का मतलब था कि उनसे निपटना उसकी काबिलियत से बाहर था।
इसके अलावा वैलिएंट बैटलशिप पर रखे हथियारों का मैक्सिमम डैमेज लेवल 5 था, जो मार्शल एम्परर्स से निपटने के लिए ठीक था लेकिन मार्शल सैंड्स के खिलाफ बेकार था। श्योर, सेवन डेविल्स की डरावनी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। अगले ही पल पूरा यूनिवर्स शांत हो गया। जो मिसाइलें उड़ रही थीं वे तुरंत यूनिवर्स में गायब हो गईं, जैसे वे कभी थीं ही नहीं। भागो, हान जुबान डर के मारे चिल्लाया। उसमें इतने पुराने मॉन्स्टर से निपटने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन 6 वैलिएंट बैटलशिप पूरी पावर पर होने के बाद भी वे हिल नहीं पा रहे थे। हमारा काम तमाम, हमें एक मार्शल सेंट ने लॉक कर दिया है। हान जुबान अपनी कुर्सी पर धंस गया, उसकी आंखें चकरा गई थी क्योंकि वह डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बैटलशिप को धीरे धीरे पास आते देख रहा था। वांग हाओ के वैलिएंट बैटलशिप पर कियान वानयांग खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, बॉस क्या आप सच में इन 6 वैलिएंट बैटलशिप को नहीं ले जा रहे हैं? वांग हाओ और सेवन डेविल्स के बीच एग्रीमेंट होने के बाद वांग हाओ ने सेवन डेविल्स को मिलिट्री के उस पर हमला करने के प्लान के बारे में बताया। उसने ये भी कहा कि उसे ये 6 वैलिएंट बैटलशिप नहीं चाहिए, सिर्फ 20,000 थर्ड लेवल मेचा, साथ ही अलग अलग हथियार और एम्यूनेशन चाहिए। इस तरह दोनों की अच्छी बन गई और वांग हाओ को चारा बनाकर मिलिट्री के 6 वैलिएंट बैटलशिप को बाहर निकाल लिया। वांग हाओ ने आह भरते हुए कहा, हमारे पास पहले से ही 5 वैलिएंट बैटलशिप हैं, हम सच में और नहीं रख सकते। डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ समय के लिए उनकी देखभाल करने दो। जब हमारे पास बाद में पैसे होंगे तो हम उन्हें वापस ले लेंगे। कियान वानयांग ने आंखें घुमाईं। उसे पता होना चाहिए था कि वांग हाओ की पर्सनैलिटी को देखते हुए वह 6 वैलिएंट बैटलशिप यूं ही नहीं दे देगा। चेन याओ ने 3 मिनट तक चुपचाप सेवन डेविल्स के लिए दुख मनाया। क्या यह ऐसा नहीं था जैसे किसी को धोखा दिया जा रहा हो और अनजाने में किसी और के बच्चे को पाला जा रहा हो, और जब बच्चा लगभग बड़ा हो गया हो तब उसका बायोलॉजिकल पिता सामने आए? ये सरप्राइज, ये शौक, ये कड़वाहट सेवन डेविल्स के लिए जरूर कभी न भूलने वाली होगी। गुयांग ने अपना सिर खुजलाया, कुछ कंफ्यूज होकर। वांग हाओ को डीवाई आतंकवादी संगठन से इन 6 वैलिएंट युद्धपोतों को वापस लेने का कॉन्फिडेंस कहां से आया? इस समय सेवन डेविल्स पहले ही हान जुबान के सामने आ चुके थे। हान जुबान ने घबरा कर पूछा, सेवन डेविल्स तुम क्या करना चाहते हो? सेवन डेविल्स के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। हमारे डीवाई आतंकवादी संगठन के पास नए साल के लिए पैसे कम हैं, इसलिए हम मिलिट्री से कुछ उधार लेना चाहते हैं। हान जुबान की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह चिल्लाया, तुम वैलिएंट युद्धपोतों को लूटना चाहते हो? क्या तुम पागल हो? मिलिट्री तुम्हें ऐसा करने नहीं देगी। सेवन डेविल्स जोर से हंसे। उस बूढ़े कछुए गुवान शिनिक्सियोंग ने मेरे इतने सारे अंडरगारमेंट्स को खत्म कर दिया। अब मेरे लिए कुछ इंटरेस्ट जमा करना ज्यादा नहीं है। इसके अलावा इन 6 वैलिएंट युद्धपोतों के हाथ में होने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि गुवान शिनिक्सियोंग पूरी तरह से युद्ध छेड़ने की हिम्मत करेगा। हान शुबान को बहुत निराशा हुई, क्योंकि डीवाई आतंकवादी संगठन ने इतने बुरे काम किए थे, इसलिए इंटरस्टेलर फेडरेशन की अलग अलग ताकतों ने उन पर हथियारों की रोक लगा दी थी। डीवाई आतंकवादी संगठन वैलिएंट जैसे टॉप टियर बैटलशिप खरीद ही नहीं सकता था। लेकिन अब जब सेवन डेविल्स के पास 6 वैलिएंट बैटलशिप थे तो मिलिट्री भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। आखिरकार अगर सच में कोई युद्ध छिड़ गया तो यह कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं होगी, और इंटरस्टेलर फेडरेशन के अंदर इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ना साफ तौर पर ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे अलग अलग ताकतें देखना चाहती थीं। साथ ही हान शुबान के सिर में भी दर्द हो रहा था। शुरू में मिलिट्री हाई कमांड सिर्फ वांग हाओ से निपटना चाहता था, इसलिए उन्होंने किसी टॉप एक्सपर्ट को बुलाने का इंतजाम नहीं किया। सबसे ऊंचा कमांडर सिर्फ वही था, एक जनरल। लेकिन किसे पता था कि उनका सामना सेवन डेविल्स से हो जाएगा और 6 वैलिएंट बैटलशिप बिना किसी खरोंच के चोरी हो जाएंगी। अगर यह बात बाहर आ गई तो मिलिट्री का मजाक उड़ाया जाएगा। जल्द ही सेवन डेविल्स के साथियों ने 6 वैलिएंट बैटलशिप पर कब्जा कर लिया और वांग हाओ के साथियों ने तेजी से 20,000 थर्ड लेवल मेका, सैनिकों का सामान और 6 वैलिएंट बैटलशिप से सारा गोला बारूद अपने बैटलशिप पर ले लिया। उन्होंने खुद को बहुत अमीर बना लिया। उस विशाल अंधेरे ब्रह्मांड में वांग हाओ के वैलिएंट युद्धपोत के अंदर गुयान को सैनिकों के एक ग्रुप ने जमीन पर गिरा दिया था और वह दर्द से चिल्ला रहा था। पास खड़े कियान वानयांग और चेन याओ हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि वांग हाओ ने एक बड़ी सिरिंज निकाली, एक शैतानी मुस्कान के साथ गुयान के पास गया और फिर सीधे उसे गुयान के कूल्हे में चुभो दिया और तेजी से गुयान का खून निकालने लगा। ठीक है, चिल्लाना बंद करो। वांग हाओ संतुष्ट था क्योंकि उसने खून को एक टेस्ट ट्यूब में डाला और आधे मरे हुए गुयान को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। वांग हाओ, तुम बहुत अच्छे हो। लिटिल वाइट ने अपने मुलायम छोटे चेहरे से वांग हाओ के गाल को रगड़ा। वांग हाओ और सेवन डेमन्स के बीच सहयोग पर सहमति बनने के बाद सेवन डेमन्स ने 2 शर्तें रखीं, एक लिटिल वाइट का सीरम और दूसरा ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट। और वांग हाओ ने बिना झिझके सीधे हाँ कर दी। हालांकि लिटिल वाइट एक सीक्रेट हथियार था जिसे उसने बहुत मेहनत से पाला था,
इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे छोड़ नहीं सकता था। इसलिए उसने गुयान के सीरम का इस्तेमाल विकल्प के तौर पर किया। कियान वानयांग और चेन याओ ने गुयान को हमदर्दी भरी नज़र से देखा। अगर 7 डेमन्स वापस जाकर इस सीरम का इस्तेमाल क्लोन बनाने के लिए करते तो क्या गुयान के अचानक अनगिनत बेटे नहीं हो जाते। वांग हाओ ने गुयान के कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा दिया, भाई गु, तुम्हारी पर्सनल जिंदगी हमेशा से ही उलझी हुई रही है। किसे पता कि तुम्हारे बाहर कितने बेटे हैं। अब एक और जुड़ जाए या एक ग्रुप जुड़ जाए, इससे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसे अपने पूर्वजों का नाम रोशन करना समझो। पफ, गुयान तुरंत खांसने लगा। क्या यह उसके पूर्वजों का नाम रोशन करना है? ये तो साफ तौर पर अपने बेटों को बेचना है। अगर उसके पूर्वजों को इस बारे में पता चलता तो वे ज़रूर अपनी कब्रों से बाहर निकलकर उसे अंदर खींच लेते। कियान वानयांग और चेन याओ दोनों चमचे पक्का थे कि वांग हाओ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह गुयान की पिछली प्लेबॉय लाइफस्टाइल से जलता था, नहीं तो वह गुयान के साथ ऐसा नहीं करता। इसी पल वेलेंट का हैच खुला और 7 राक्षस अंदर आए। वांग हाओ, मैंने तुम्हारी समस्या पहले ही सुलझा दी है। मुझे जो चीज़ें चाहिए वे कहाँ हैं? 7 राक्षसों ने अपनी आंखें छोटी करके लिटिल वाइट को घूरा, जो वांग हाओ के कंधे पर गाजर खा रहा था। अगर लंबे समय तक साथ काम करने की बात न होती तो वह सच में इस खरगोश को अभी पकड़कर उसकी चीख से स्टडी करना चाहता था। वांग हाओ ने सिर हिलाया और चमकदार लाल टेस्ट ट्यूब 7 राक्षसों को फेंक दी। ये लिटिल वाइट का सीरम है और मैंने तुम्हें ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट पहले ही भेज दिया है। 7 राक्षसों ने सीरम लिया और जल्दी से अपना स्मार्ट ब्रेसलेट खोला। उसके अंदर एक बहुत ही जटिल केमिकल फॉर्मूला और ज़रूरी जड़ी बूटियों का अनुपात था। मुझे वापस जाकर इस एंटीडोट की ठीक से स्टडी करनी है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। 7 राक्षसों ने एक वाक्य कहा और जल्दी से जाने के लिए मुड़ गए। कियान वानयांग खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, बॉस, ये 7 राक्षस इस ज़ॉम्बी एंटीडोट का क्या करेंगे? मुझे इसके बारे में थोड़ा पता है। गुयांग ने समझाया, कहा जाता है कि DY आतंकवादी संगठन को एक पुरानी जगह पर एक खराब पोषण का फॉर्मूला मिला था। इस फॉर्मूले पर लिखे विवरण के अनुसार ये पोषण पुराने इंसान नए जन्मे बच्चों के लिए इस्तेमाल करते थे। यह न सिर्फ डायमेंशनल स्पेस खोल सकता था बल्कि किसी इंसान की फिजिक को 5 गुना बढ़ा सकता था। 5 गुना! वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये पुराने इंसान बहुत डरावने थे, है ना? गुयांग ने आह भरी, दुर्भाग्य से पोषण का फॉर्मूला अधूरा है। हालांकि कई बड़ी ताकतों ने इस पर रिसर्च की है, लेकिन ये पूरी तरह बेकार है। आखिर में सिर्फ 7 डेमन्स ही इस पर रिसर्च कर रहे हैं और 7 डेमन्स बेरहमी से जिंदा इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तुम्हारा क्या मतलब है कि सिर्फ 7 डेमन्स ही इस पर रिसर्च कर रहे हैं? वांग हाओ ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़े। मुझे लगता है कि वे पाखंडी लोग अपनी इज्जत की फिक्र कर रहे हैं, इसलिए वे दखल नहीं देते और आंखें बंद कर लेते हैं, जिससे 7 डेमन्स खुद ही गड़बड़ करते रहें। गुयांग ने सिर हिलाया, मार्शल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर रिसर्च नाकाम होती है तो सारा इल्ज़ाम अकेले 7 डेमन्स पर आएगा, और अगर यह कामयाब होती है तो बड़ी ताकतें पहले मौके पर ही DY आतंकवादी संगठन को खत्म कर देंगी और उनकी मेहनत का फल छीन लेंगी। कियान वानयांग और चेन याओ कांप गए। ये पहली बार था जब उन्हें एहसास हुआ कि ऊपरी तबके के बीच की लड़ाई इतनी काली है, जो आम लोगों की जिंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं करती। इन चीज़ों की चिंता मत करो, चलो बात करते हैं कि उन अमीर बच्चों ने हाल ही में मुझे कितनी परेशानी दी है। वांग हाओ ने पूछा। कियान वानयांग ने जल्दी से बताया, बॉस, हाल ही में गुवानशी की अगुवाई में वे अमीर बच्चे हर जगह परेशानी खड़ी कर रहे हैं और आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। चेन याओ ने सिर हिलाया, मेरी जांच के अनुसार गुवानशी और दूसरे लोग अभी सोफी स्टार नाम के लेवल 5 के ग्रह पर हैं। वे न सिर्फ सैनिक भर्ती कर रहे हैं बल्कि कई बड़ी कंपनियां भी खरीद रहे हैं। मैंने सुना है कि वे हर दिन बहुत पैसा कमाते हैं। कंपनियां खरीद रहे हैं। गुयांग हैरान रह गया, क्या ये बिगड़े हुए बच्चे ऐसा करेंगे? कियान वानयांग ने सावधानी से कहा, मैंने सुना है कि वे आपके नाम पर, बॉस, उन फायदेमंद कंपनियों को ज़बरदस्ती खरीद रहे हैं। मुझे लगता है कि यह उन अमीर सरदारों का आइडिया है। वांग हाओ ने ताना मारा, मेरा नाम इस्तेमाल करके कंपनियां खरीद रहे हैं, वे सच में बहुत हिम्मत वाले हैं। ये सुनकर तीनों चमचे जोर से कांप गए। वे सभी साफ महसूस कर सकते थे कि वांग हाओ गुस्से में था और यह बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और वांग हाओ की मनमानी पर्सनैलिटी को देखते हुए वे अमीर बच्चे यकीनन बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। मिलिट्री हेडक्वार्टर। एक टूटा फूटा स्पेसशिप लड़खड़ाता हुआ उतरा। जब सैनिकों का एक बड़ा ग्रुप चेक करने गया तो वे तुरंत हैरान रह गए। इस बहुत बड़े न दिखने वाले स्पेसशिप के अंदर असल में 5 या 6 मिलियन लोग ठूस ठूस कर भरे हुए थे, पूरी तरह से एक दूसरे से सटे हुए, एक के ऊपर एक। जहां भी थोड़ी सी भी जगह होती, किसी न किसी को ठूंस दिया जाता। हान हुआन को स्पेसशिप से बाहर निकालने के बाद वह सीधे आराम पाने के लिए गुवान शिनशोंग के ऑफिस गया। ऑफिस में
गुवान शिनशोंग का चेहरा बहुत ज्यादा ठंडा था। ये कमीने 7 राक्षस, इन्होंने तो मेरे मिलिट्री के वॉरशिप को लूटने की हिम्मत की। हान हुआन ने दुखी होकर कहा, कमांडर, ये सब वांग हाओ की मुखबिरी की वजह से हुआ, इसीलिए 7 राक्षसों ने इस मौके का फायदा उठाया। नहीं तो 6 वेलिएंट वॉरशिप नहीं खोते। ये लड़का वांग हाओ फिर से 7 राक्षसों के साथ कैसे मिल गया? गुवान शिनशोंग अवाक रह गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के वांग हाओ में किस तरह का जादू है। मुसीबत खड़ी करते हुए भी वह मददगार ढूंढ लेता था। उसने कुछ दिन पहले एक डीवाई आतंकवादी संगठन के वॉरशिप को भी उड़ा दिया था, और आज वह डीवाई आतंकवादी संगठन के साथ मिलकर उन्हें जाल में फंसा सकता है। क्या ये कोई इंसान कर सकता है? गुवान शिनशोंग को सबसे ज्यादा जो बात समझ नहीं आ रही थी वह ये थी कि वांग हाओ का स्पेसशिप खराब हो गया और गलती से तियानमा स्टार पर क्रैश हो गया, जहां वह जियान ताइफेंग से भी मिला। और जियान ताइफेंग इस लड़के से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसे प्रेसिडेंशियल पैलेस से 4 वैलिएंट वॉरशिप हड़पने में भी मदद की, जिससे वांग हाओ की सेना धीरे धीरे लड़ने की ताकत बना पाए। रिपोर्ट। एक सैनिक रिपोर्ट करने आया, कमांडर, हमें खबर मिली है कि वांग हाओ तियानबे यूनिवर्सिटी नहीं लौटा बल्कि सोफी स्टार गया है। सोफी स्टार। गुवान शिनशोंग ने माथा सिकोड़ा और ठंडी सांस ली। गुवान शी और दूसरों से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। वह सच में खुद को ज्यादा समझ रहा है। हान हुआन, तुरंत अपने आदमियों को सोफी स्टार ले जाओ और वांग हाओ ने पुराने खंडहरों से जो भी खजाना हासिल किया है उसे वापस ले आओ। हाँ। हान हुआन ने सैल्यूट किया और चला गया। लेकिन हान हुआन को अपने दिल में बहुत अकेलापन महसूस हुआ। वह सच में अब वांग हाओ से निपटना नहीं चाहता था। ये बदमाश काले और सफ़ेद दोनों दुनिया के लोगों से घिरा हुआ था। उन्होंने इशारा किया कि वह उसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। सोफी स्टार एक लेवल 5 का ग्रह। यह इंटरस्टेलर फेडरेशन में एक सुपर कमर्शियल ग्रह है। यहाँ एक कंपनी खोलकर, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, सैकड़ों ग्रहों पर ब्रांच खोली जा सकती हैं। जैसे ही बैटलशिप करेज धीरे धीरे लैंड हुआ, वांग हाओ ने जल्दी जल्दी पैदल चलने वालों को देखा और धीरे से कहा, इन लोगों को देखकर मैं आखिरकार समझ गया कि टाइम ही पैसा है। इसका क्या मतलब है? बॉस, मुझे पता चला है कि गुवान शे और बाकी लोग एक बार में हैं। कियान वान्यांग रिपोर्ट करने आया। वांग हाओ ने सिर हिलाया, सबको लेकर मेरे पीछे इस बार में आओ। सबको। कियान वान्यांग हैरान रह गया, बॉस, हमारे पास 10,000 एलीट सैनिक हैं, क्या हम उन सबको ले जा रहे हैं? क्या 10,000 लोग बहुत हैं? वांग हाओ ने कियान वान्यांग को नफरत भरी नज़र से देखा। गल्प। कियान वान्यांग ने गटक लिया। उसके दिमाग में अचानक एक फॉर्मूला आया। वांग हाओ की नुकसान पहुंचाने वाली ताकत और 10,000 एलीट सैनिकों की नुकसान पहुंचाने वाली ताकत बराबर है अच्छे बच्चों के लिए तबाही और सोफी स्टार पर अफरा-तफरी। थोड़ी देर बाद एक हलचल भरी सड़क पर जल्दी में चल रहे पैदल चलने वाले अचानक रुक गए और फिर तेजी से सड़क के किनारे चले गए। उन्होंने पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिकों का एक ग्रुप देखा जो अलग अलग हाईटेक गियर से लैस थे, और वे एक जवान आदमी के पीछे सधे हुए कदमों से कदम मिलाकर चल रहे थे। ये सीन देखकर पैदल चलने वालों ने सैनिकों की तरफ इशारा किया और उनके बारे में बात की। ये कौन सी लीजन के सैनिक हैं? मुझे नहीं पता, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। देखो उन्होंने क्या क्या पहना है। ये सब एलीट सैनिकों का सामान है। एलीट सैनिक? पूरे इंटरस्टेलर फेडरेशन में सिर्फ 4 मिलियन सैनिक। हाँ, ये वही हैं। सबसे कम कल्टीवेशन मार्शल किंग की होती है और उनकी कॉम्बैट क्वालिटी फर्स्ट क्लास होती है। उनमें से एक का 20 से लड़ना तो बहुत आसान है। इन लोगों के पास भी मार्शल किंग कल्टीवेशन है। क्या तुम्हें लगता है कि वे एलीट ट्रूप्स हैं? वे एलीट ट्रूप्स हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि उन्हें लीड करने वाला जवान आदमी कौन है। उन्हें लीड करने वाला जवान आदमी, खरगोश वाला जवान आदमी। रुको, खरगोश? वह वांग हाओ है, मिलिट्री का फिफ्थ मार्शल। वह यहाँ किस लिए है? मुझे लगता है कि वह अपने सबॉर्डिनेट्स को सजा देने के लिए यहाँ है। मैंने सुना है कि कई अच्छे बच्चे उसके नाम का इस्तेमाल करके हर जगह ज़बरदस्ती कंपनियां हासिल कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ है? क्या कोई इसके बारे में कुछ नहीं करेगा? वे कैसे कर सकते हैं? उन सभी के पास मिलिट्री रैंक हैं। उन्हें कौन मैनेज करेगा? अफसोस, आम लोग अफसरों से नहीं लड़ सकते। यह एक मशहूर कहावत है, पुरानी और नई। लेकिन अब जब वांग हाओ इतने शानदार तरीके से आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि बाद में देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। मैंने सुना है कि यह मार्शल वांग हाओ निडर है। वे अच्छे बच्चे बदकिस्मत होने वाले हैं। सबसे अच्छा यही है कि उन अच्छे वैम्पायर को पीट पीट कर मार डाला जाए और आम लोगों के लिए साफ आसमान वापस लाया जाए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियान वान्यांग और चेन याओ शक से भरे हुए थे। वांग हाओ के बारे में उनकी समझ के आधार पर वह देश पर मुसीबत ला सकता था, लेकिन लोगों के लिए बुराई को खत्म करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। बॉस, यह आगे वाला बार है। कियान वान्यांग ने पास ही स्क्रीम नाम के एक बार की ओर इशारा किया।
वान हाओ ने सिर हिलाया और अपने पीछे 10,000 सैनिकों की तरफ उंगलियां चटकाईं। हुश हुश, तुरंत सैनिकों की एक छोटी टीम तेजी से स्क्रीम बार में घुस गई। एक पल बाद चीखें सुनाई दी और सैनिकों ने बिखरे हुए जवान लड़कों और लड़कियों के एक ग्रुप को बार से बाहर निकाला। ये नज़ारा देखकर सड़क पर खड़े सभी लोग जोश में बातें करने लगे। वे सच में बेशर्म हैं। दिन दहाड़े ऐसे काम करना सच में बदतमीजी और कानून के खिलाफ है। ये अच्छे बच्चे बहुत घमंडी हैं। वे न सिर्फ उन कंपनियों को ज़बरदस्ती हासिल करते हैं जिन्हें दूसरों ने मेहनत से बनाया है, बल्कि वे अच्छी औरतों को भी ज़बरदस्ती छीन लेते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि ये अच्छी औरतें हैं? मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि मार्शल इन लोगों को कड़ी सज़ा दे सके। हाँ मार्शल, तुम्हें इन बदमाशों को कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मार्शल का साथ दो, समाज के बुरे लोगों को कड़ी सज़ा दो। मार्शल का साथ दो, समाज के बुरे लोगों को कड़ी सज़ा दो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गुवान शी ने दोनों तरफ के सैनिकों को झटकते हुए रूखेपन से कहा, वान हाओ, तुम बहुत घमंडी हो। ये सोफी स्टार ऐसी जगह नहीं है जहां तुम खिलवाड़ कर सको। बैंग। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, वान हाओ आगे बढ़ा और गुवानशी को लात मारकर उड़ा दिया। मैंने सुना है कि तुम मेरे नाम का इस्तेमाल बाहर की कंपनियों को खरीदने के लिए कर रहे थे। वान हाओ ने बेपरवाही से कहा। वान हाओ, तुम मौत ढूंढ रहे हो। गुवानशी गुस्से में था। अगर ये तियानबेई यूनिवर्सिटी होती तो वह अपना आपा खोने की हिम्मत नहीं करता, आखिर वह सुम्यू का इलाका था। लेकिन अब यह उसका इलाका था, वह ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अभी भी यकीन नहीं हुआ। वान हाओ की आंखों में अचानक एक ठंडी चमक चमकी। उसके हाथ में उसकी बड़ी तलवार दिखाई दी और तलवार की रोशनी की चमक के साथ गुवानशी का हाथ तुरंत आसमान में उड़ गया। गुवानशी एक दर्दनाक चीख के साथ निकला और उसके कटे हुए हाथ से खून बहने लगा। वहां मौजूद सभी लोगों की पलकें झपक गईं। उन्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि वान हाओ इतना बेकाबू हो जाएगा और दिन दहाड़े मिलिट्री कमांडर इन चीफ के पोते गुवान जियोनगुआन का हाथ काटने की हिम्मत करेगा। बहुत हिम्मत वाला। दूर से जोरदार दहाड़ आए और फिर लोगों का एक और ग्रुप तेजी से उन्हें घेरता हुआ दिखा। ये लेफ्टिनेंट जनरल हान जुवान है। गुवानशी के साथ जो अच्छे बच्चे थे उन्होंने नए लोगों को हैरानी से देखा, जैसे उन्होंने कोई बचाने वाला देख लिया हो। हान जुवान के सिर में दर्द होने लगा। गुवान जियोनगुआन का ऑर्डर मिलने के बाद वह बिना रुके दौड़ा, लेकिन वह अभी भी एक कदम पीछे था। अब जब गुवानशी का हाथ टूट गया था तो वह गुवान जियोनगुआन को कैसे समझाता? बहुत हिम्मत वाला। वान हाओ ने मजाक उड़ाया और उंगलियां चटकाईं। कियान वानयांग, इस आदमी को बताओ कि क्या एक मार्शल में अपने सबॉर्डिनेट से निपटने की ताकत होती है। कियान वानयांग ने गला साफ किया और कहा, मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक मार्शल आर्मी को कमांड करता है और उसका पूरा राज होता है। जो कोई भी मार्शल के ऑर्डर पर सवाल उठाने की हिम्मत करेगा उसे वहीं मार दिया जाएगा। क्या तुमने सुना? मैं उसे अभी मार डालूंगा। वान हाओ ने अपनी बड़ी तलवार पकड़ी और एक एक कदम गुवानशी की ओर बढ़ा। रुको। हान जुवान गुवानशी के सामने खड़ा था, उसकी भौहें तन गई थीं। क्या तुम जानते हो कि अगर तुमने उसे मार दिया तो क्या नतीजा होगा? यह मेरा काम है, इसकी चिंता मत करो। एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, जल्दी करो और दफा हो जाओ। वान हाओ ने अपनी बड़ी तलवार घुमाई, सीधे हान जुवान की तरफ तान दी। वान हाओ, तुम बेरहम हो, लेकिन मैं आज इस आदमी की रक्षा करूंगा। हान जुवान ने ठंडी आवाज में कहा और हाथ हिलाते हुए उसके साथ आए सैनिकों ने तुरंत वान हाओ के एलीट सैनिकों का सामना किया। छी, मार्शल सेक्ट कल्टीवेशन वाले तुम्हारे सैनिकों का क्या काम? वान हाओ ने होंठ सिकुड़े और अपना हाथ ऊपर उठाया। मार मार मार। वान हाओ के 10,000 से ज्यादा एलीट सैनिक, सभी मार्शल किंग कल्टीवेशन वाले, जोरदार आवाज में एक साथ चिल्लाए। हान जुवान का चेहरा बदल गया। वान हाओ, क्या तुम नियम तोड़ने वाले हो? छी। वान हाओ ने हान जुवान को बीच वाली उंगली दिखाई। मैं अभी घर की सफाई कर रहा हूं, मेरे पास तुम्हारे साथ परेशान होने का समय नहीं है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो जल्दी करो और दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। हान जुवान की भौहें तन गईं। उसे जो ऑर्डर मिला था वह पूरी आर्मी को कमांड करने का था, उसमें यह नहीं लिखा था कि उसे खुद एक्शन लेना चाहिए। बेशक अगर वह खुद एक्शन लेता तो वान हाओ और उसका ग्रुप उसके दुश्मन बिल्कुल नहीं होते, लेकिन उस हालत में वह वान हाओ को पक्का गुस्सा दिला देता और बाद में किसी को पता नहीं चलता कि यह पागल क्या पागलपन करेगा। तभी गली के आखिर से जोर की हंसी आई, इतनी जोर की कि लोगों के कान के पर्दे हिल गए। हाँ, मैंने बहुत समय से सुना है कि यह फिफत मार्शल वान हाओ बहुत घमंडी है। आज उसे देखकर उसकी इज्जत सच में उसके लायक है। सबने आवाज की दिशा में देखा तो एक मजबूत शरीर वाला आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। उसके शक्तिशाली कदम जबरदस्त ताकत से भरे थे, खासकर उसके पूरे शरीर से निकलने वाला ऑरा, जैसे पहाड़ से उतरता हुआ एक खूंखार बाघ, जिसकी मौजूदगी बहुत प्रभावशाली थी। अंकल जिन।
जब गुवानशी ने नए आए आदमी को देखा तो उसने तुरंत ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई बचाने वाला मिल गया हो, और उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए, जैसे उसे बहुत बड़ा दुख हुआ हो। कियान वानयांग वांग हाओ के पास आया और फुसफुसाया, बॉस, यह मार्शल शुवानवेई, जिसका नाम जिनवेई है, मैंने सुना है कि चाहे वह लड़ाई हो या ऑपरेशन को कमांड करना हो, उसका खेलने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो है दुश्मन को ताकत से हराना। उससे निपटना बहुत मुश्किल है। वांग हाओ ने सिर हिलाया और ठंडे लहजे में कहा, जिनवेई, क्या तुम मेरे लेजियन के मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे हो? जिनवेई जोर से हंसा, वांग हाओ, तुम्हारा मार्शल का टाइटल सिर्फ ग्रैंड कमांडर की बच्चों को बेवकूफ़ बनाने की एक चाल है। इसे ज्यादा गंभीरता से मत लो। आज इस मार्शल को थोड़ी इज्जत दो और यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या मुझे तुम्हें इज्जत देने की जरूरत है? वांग हाओ ने ठंडे लहजे में कहा, आज तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, अगर वह बूढ़ा कछुआ गुवान शिनशोंग भी आ जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर किसी ने दखल देने की हिम्मत की तो मैं तुरंत उनके दरवाजे पर 20 डोनफेंग मिसाइलें दाग दूंगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, आसपास खड़े लोग तुरंत हैरान रह गए। हे भगवान, ये पांचवा मार्शल सच में बहुत घमंडी है। घमंडी से भी ज्यादा, वह तो बिल्कुल बेकाबू है। वह मार्शल शुवानवेई को भी इज्जत नहीं देता और वह ग्रैंड कमांडर को बूढ़ा कछुआ भी कहता है। कमाल है, कमाल है। 20 टेलर मिसाइलें, सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वह सच में उन्हें लॉन्च करने की हिम्मत करेगा? मैंने सुना है कि इस मार्शल वांग हाओ ने कुछ दिन पहले उनमें से 3 लॉन्च की थी, इसलिए 20 लॉन्च करना सच में कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आसमान में उड़ती हुई छोटी गाय जैसा है, इस आदमी को तो सलाम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वांग हाओ ने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर वह अपने ही सबॉर्डिनेट को अनुशासित नहीं कर सकता तो भविष्य में उसके पास क्या अधिकार होगा? लेकिन तुम्हें अपनी औकात में भी रहना होगा। वांग हाओ की बुनियाद बहुत कमज़ोर है, वह मार्शल जुवानवेई से कैसे मुकाबला कर सकता है? मैं मार्शल वांग हाओ का समर्थन करता हूँ, न्याय की जीत होगी। मार्शल वांग हाओ, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब लोग बात करना बंद करो। क्या तुमने नहीं देखा कि मार्शल जुवानवेई का चेहरा काला पड़ गया है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जिनवेई जोर जोर से सांस ले रहा था, उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थीं और उनमें से आवाज आ रही थी। वांग हाओ अब सिर्फ बेइज्जती ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी हद को भी चुनौती दे रहा था। अगर वह ये बर्दाश्त कर लेता तो उसे अब मिलिट्री में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनवेई का हाव भाव देखकर वांग हाओ के हाथ में मौजूद 10,000 बेहतरीन सैनिक तुरंत सतर्क हो गए, लेकिन वे मन ही मन बहुत दुखी थे। वे सभी 4 बड़े मुख्य विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएट हुए छात्र थे। असल में वे एडवेंचरर्स गिल्ड में काम कर रहे थे, बहुत आरामदायक जिंदगी जी रहे थे। लेकिन कुछ समय पहले उन्हें 4 हेडमास्टर्स से एक न्योता मिला, जिसमें कहा गया था कि उन्हें 5वें मार्शल की मदद करनी चाहिए, और यह भी वादा किया गया था कि महीने की सैलरी 50 मिलियन इंटरस्टेलर सिक्के जितनी ज्यादा होगी। 4 हेडमास्टर्स का न्योता देखकर और इतनी ज्यादा सैलरी और फायदे देखकर उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई और वे तुरंत जोश में आ गए। लेकिन नतीजा ये हुआ कि उन्हें ऐसा घमंडी मालिक मिला। भले ही उनकी लड़ने की ताकत 4 बड़ी एलीट सेनाओं के बराबर हो, लेकिन एक के मुकाबले 100 का फासला एक गंभीर जानलेवा चोट थी। वांग हाओ, तुम मौत को बुला रहे हो। जिनवेई गरजा और तुरंत एक डरावना ऑरा फैल गया। लेकिन जैसे ही जिनवेई वांग हाओ को लेवल 10 का अपाहिज बनाने वाला था, उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उसकी नज़र वांग हाओ के हाथ में एक छोटी सी तख्ती पर पड़ी जिस पर तलवार शब्द लिखा हुआ था। यह सीनियर स्वॉर्ड ताइफेंग की स्वॉर्ड पट्टिका है। जिनवेई तुरंत हैरान रह गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि स्वॉर्ड पट्टिका वांग हाओ के हाथ में क्यों थी, लेकिन वह समझ गया था कि अगर स्वॉर्ड ताइफेंग आया तो उसका काम पक्का हो जाएगा। क्योंकि यह बुरा आदमी हमेशा लीक से हटकर चलता था। जब वह जवान था तो वह एक मशहूर अयाश था, खाने पीने, अयाशी और जुए में माहिर, ऐसा इंसान जो उम्र के साथ और ज्यादा बेशर्म होता गया। और उसने हाल ही में यह भी सुना था कि यह बुरा आदमी किसी अनजान वजह से असल में पोसिलेन छूने के खेल का शौकीन हो गया था। खैर, जब तक कोई चीज़ स्वॉर्ड ताइफेंग से जुड़ी थी, वह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं होगी। भले ही उसे कुछ परेशानी झेलनी पड़े, यह एक पुराने राक्षस को उकसाने से बेहतर था। ये सोचकर जिनवेई ने ठंडी सांस ली। वांग हाओ, इस मार्शल को आज कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ। ये कहकर उसने अपनी आस्तीन झटकी और जाने के लिए मुड़ा। इस समय दर्शक दीर्घा में हर कोई तुरंत हैरान रह गया। क्या हो रहा था? अभी अभी तो ये साफ तौर पर एक बड़ी लड़ाई के कगार पर था, लेकिन यह अचानक क्यों रुक गया? हान हुआन भी हैरान था। उसने सोचा था कि जिनवेई के यहाँ होने से उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब ये बुरा आदमी असल में वांग हाओ से डरकर भाग गया था। तो अब उसे ऊपर जाना चाहिए या नहीं? अगर वह ऊपर जाता तो जब जिनवेई भी डरकर भाग गया तो उसके ऊपर जाने और मौत को गले लगाने में क्या फ़र्क होगा? लेकिन अगर वह ऊपर नहीं जाता तो वह गुवान शिनक्सियोन को कैसे समझाएगा?
वांग हाओ ने परेशान हान हुआन को नज़रअंदाज किया, विशाल तलवार गुवानशी की ओर की और बेपरवाही से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कहाँ गलती की? मैं। गुवानशी को अपने दिल में बहुत अकेलापन महसूस हुआ। किसे पता था कि उसने कहाँ गलती की? वह बस एक शांत शौकीन बनना चाहता था जो खाता और मौत का इंतजार करता, लेकिन घर के बूढ़े आदमी ने अचानक उससे कुछ मिलिट्री रैंक खरीदने को कहा और नतीजतन वांग हाओ ने उस पर कुछ लेवल 4 के ग्रेनेड फेंक दिए। अगर उसने जल्दी पैसे नहीं दिए होते तो शायद वह सीधे तियानबेई यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता। अब उसका परिवार उससे वांग हाओ के नाम पर उन कंपनियों को हासिल करने के लिए कह रहा था, परिवार को फायदा पहुंचाने के बारे में कुछ कह रहा था, और यह कि उसे लोगों की नाराजगी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब उसकी एक बाह इस तरह से बेकार हो गई थी। साफ है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसे यह क्यों सहना चाहिए? मुझे मार्शल के नाम का इस्तेमाल करके हर जगह कंपनियां हासिल नहीं करनी चाहिए थीं, गुवानशी ने दुख से कहा। उसके बाद पूरी करने से पहले ही वांग हाओ ने गुवानशी को लात मारकर उड़ा दिया। गलत। वांग हाओ ने ठंडे होकर कहा, मेरे नाम का इस्तेमाल करके कंपनियां खरीदना गलत नहीं है, लेकिन मेरे मुनाफे का हिस्सा कहाँ है? मेरा रेड एनवेल्प कहाँ है? क्या तुम अकेले खाना चाहते हो? जैसे ही उसने बात खत्म की, पूरा माहौल एकदम शांत हो गया और हर किसी को यह क्या बकवास है कहने का मन हुआ। इस मार्शल ने इतना बड़ा हंगामा लोगों के लिए बुराई खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ मिलीभगत करने के लिए किया। क्या तुम्हें यकीन है कि यह कोई मजाक नहीं है? गुवानशी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने रोते हुए कहा, मार्शल, अगर आप इस वजह से ऐसा कर रहे थे तो आपको पहले ही बता देना चाहिए था। मैं भविष्य में कंपनियां खरीदते समय आपको जरूर रेड एनवेल्प दूंगा और साल के आखिर में मुनाफे में भी आपका हिस्सा दूंगा। वांग हाओ ने सिर हिलाया और चेतावनी दी, याद रखना, मैं नो रेड एनवेल्प नो लाइफ के लिए मशहूर हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम आकर मुझे चैलेंज कर सकते हो और कोशिश कर सकते हो। मैं इसका स्वागत करता हूं। वहां मौजूद हर कोई तुरंत हैरान रह गया। क्या ये सच में एक मार्शल था? और नो रेड एनवेल्प नो लाइफ, ये तो बस एक घमंडी, बेमिसाल भ्रष्ट अधिकारी था, और उस तरह का कुत्ता अधिकारी जो हर जगह लोगों की दौलत लूटता था। गुवानशी इतना डर गया कि उसने बार बार सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह उसे चैलेंज नहीं करेगा और रेड एनवेल्प और साल के आखिर का हिस्सा भविष्य में जरूर मिलेगा। वांग हाओ ने उसमें बहुत ज्यादा डर पैदा कर दिया था। आखिर वांग हाओ ने जिन वेई, एक असली मार्शल को भी भाव नहीं दिया था, तो उसके जैसा छोटा आदमी तो उसकी नज़र में और भी कम होगा। ईमानदारी से बात मानने के अलावा वह और क्या कर सकता था? घर जाकर अपने दादाजी को बताए। अंदाजा था कि जैसे ही वह वापस जाकर शिकायत करेगा, उसके दादाजी गुवान शिनिक्सियोंग उसे चुप करा देंगे और परिवार को साफ कर देंगे, क्योंकि उसने गुवान परिवार को शर्मिंदा किया था। तो बेहतर था कि वांग हाओ के साथ कुछ पैसे बांट लिए जाएं। तुम भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश। डिंग डिंग डिंग। तभी वहां मौजूद सैनिकों के स्मार्ट ब्रेसलेट अचानक एक साथ बजने लगे, जिससे वहां मौजूद सभी सैनिकों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगा कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। क्या हो रहा है? वांग हाओ की भौहें तन गईं। सैनिकों के स्मार्ट ब्रेसलेट सभी मिलिट्री के थे। उनका एक ही समय पर बजना, जरूर कुछ बड़ा हो रहा होगा। क्या कोई इंटरस्टेलर फेडरेशन पर हमला कर रहा था? जल्दी हेडक्वार्टर वापस चलो। हान हुआन का चेहरा एकदम बदल गया। उसने हाथ हिलाया और वेलिएंट बैटलशिप की ओर भागा। वांग हाओ के मामलों के लिए उसके पास बिल्कुल समय नहीं था। सैनिकों ने भी देर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से लाइन में लगकर चले गए। बॉस, मुझे प्रिंसिपल सू मू का मैसेज मिला है। वह चाहते हैं कि आप जल्दी से तियानबेई यूनिवर्सिटी वापस आ जाएं, कियान वानयांग ने बार बार कहा। बॉस, मुझे यंग मास्टर की यूलेई का मैसेज मिला है। वह चाहते हैं कि जब आपके पास समय हो तो आप तियानहुओ कंपनी जाएं, चेन याओ ने जल्दी से कहा। मिलिट्री डिपार्टमेंट, तियानहुओ कंपनी और तियानबेई यूनिवर्सिटी सभी ने एक साथ अलार्म बजाए हैं। आखिर क्या हो रहा है? वांग हाओ की भौहें तन गईं। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन इतनी सारी बड़ी शक्तियों के अलर्ट होने का मतलब है कि जरूर कुछ बड़ा हुआ है। बैटलशिप पर मौजूद सभी लोग, चलो। वांग हाओ ने हाथ हिलाया और 10,000 सैनिक तेजी से दूर खड़ी वेलिएंट बैटलशिप की ओर भागे। इस बीच गुवानशी दूसरों के सहारे अपना हाथ दोबारा जुड़वाने के लिए अस्पताल गया। इसके अलावा गुवानशी ने रास्ते में अपने अधीनस्थों को बार बार निर्देश दिया कि वे जल्दी से एक बड़ा लाल लिफाफा तैयार करें और उसे वांग हाओ को भेज दें। वह निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि ऐसा दोबारा हो। वेलिएंट बैटलशिप के अंदर कियान वानयांग, चेन याओ और गुयांग इस समय ये पता लगा रहे थे कि क्या हो रहा है। वांग हाओ ने अपने कान में सिस्टम की आवाज़ सुनी, होस्ट को भ्रष्ट अधिकारी, लालची अधिकारी के रूप में पहचाने जाने पर बधाई। कुल 100,000 पाप अंक प्राप्त हुए। सिर्फ 100,000, ये बहुत कम है। वांग हाओ ने अपनी थोड़ी खुजाई, ये सोचते हुए कि वह अपना नाम मशहूर करने के लिए कहाँ से लाल लिफाफे इकट्ठा कर सकता है। कियान वानयांग ने गहरी आवाज़ में कहा,
बॉस, मैंने पहले ही पता लगा लिया है। इस बार सभी बड़ी शक्तियों ने एलियन हमले की वजह से अलर्ट जारी किया है। एलियन हमला, वांग हाओ की भौहें तन गईं। चेन याओ ने बार बार सिर हिलाया। बॉस, मैंने जांच की और पाया कि हमला करने वाले दुश्मन को डार्क एल्फ जाति कहा जाता है। वे फोनेक्स गैलेक्सी से आते हैं और उनकी सभ्यता का स्तर हमसे ज्यादा है, मानव सभ्यता से ज्यादा। वांग हाओ बड़बड़ाया। गु यांग ने माथे पर बल डालकर कहा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार डार्क एल्फ्स ने पहले भी हम पर हमला किया था, लेकिन आखिरकार उन्हें खदेड़ दिया गया था। हालांकि मानव जाति की मौजूदा ताकत को देखते हुए हम काफी नुकसान में हो सकते हैं। नुकसान में? वांग हाओ ने पूछा। गु यांग ने सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर था। जब डार्क एल्फ्स ने उस समय मानव जाति पर हमला किया था तो हमारे पास मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी थी। लेकिन अब जब हम बनते हुए हैं तो बहुत मुमकिन है कि डार्क एल्फ्स हमें एक एक करके हरा देंगे। कियान वानयांग ने कहा, यह इतनी बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे मिली जानकारी के अनुसार ग्लोरियस स्काई फेडरेशन का डिप्लोमेटिक मिशन पहले ही आ चुका है और ऐसा लगता है कि वे दोनों फेडरेशन के बीच गठबंधन पर चर्चा कर रहे हैं। अगर दोनों फेडरेशन हाथ मिला लेते हैं तो हमारे पास अभी भी लड़ने का मौका है। गु यांग का चेहरा गंभीर बना रहा। क्या ये डार्क एल्फ सच में इतने शक्तिशाली हैं? वांग हाओ ने उत्सुकता से पूछा। गु यांग ने जोर से सिर हिलाया। डेटा के अनुसार डार्क एल्फ्स का शरीर बहुत मजबूत होता है, इंसानों के शरीर से 2 गुना मजबूत। उनके ऊंचे टेक्नोलॉजिकल स्तर को देखते हुए इंसानों के लिए उन्हें हराना एक मुश्किल लड़ाई होगी। 2 गुना? वांग हाओ ने एक पल सोचा। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह उसी स्तर के इंसानों से 10 गुना ज्यादा मजबूत होना चाहिए, है ना? बॉस, मुझे अभी खबर मिली है कि इस संकट के समय में गुवान यिंग जी को आपके पिता की जगह मार्शल के पद पर नियुक्त किया गया है। अभी 4 बड़ी ट्रम्प कार्ड सेनाएं पहले ही बॉर्डर के लिए निकल चुकी हैं। कियान वानयांग का चेहरा एकदम बदल गया। ये लड़ाई उनकी सोच से भी ज्यादा तेजी से आ रही थी। वांग हाओ ने अपनी थोड़ी खुजाई। अगर सच में युद्ध शुरू होता है तो तुम्हें क्या लगता है हमें फ्रंट लाइन पर भेजा जाएगा? तीनों सबॉर्डिनेट ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ सिर हिलाया। वांग हाओ का मार्शल का स्टेटस देखते हुए अगर वह युद्ध के मैदान में नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वह घर पर रहें और गोल्डफिश पालें? अगर ऐसा है तो मुझे युद्ध के मैदान में न जाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। वांग हाओ ने माथे पर बल डालकर सोचा कि वह युद्ध के मैदान में जाने से बचने के लिए कौन सा तरीका अपना सकता है। ये सुनकर तीनों सबॉर्डिनेट हैरान रह गए। दूसरे जोशीले जवान अपनी तलवारें लेकर दुश्मनों को मारने और नाम कमाने के लिए युद्ध के मैदान में जाने को बेताब थे, लेकिन वांग हाओ असल में जाना ही नहीं चाहता था और घर पर रहने का फैसला किया। यह मार्शल तो बहुत डरपोक था, है ना? मार्शल, युद्ध के मैदान में जाना अपनी हिम्मत, बहादुरी और महत्वाकांक्षा दिखाने का समय होता है। आप कैसे नहीं जा सकते? गु यांग ने बार बार सलाह दी। वांग हाओ ने मुंह बनाया, मुझ में हिम्मत, बहादुरी या महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझ में सिर्फ अजेय आकर्षण है। खांसी। जैसे ही उसने बात खत्म की उसके तीनों सबॉर्डिनेट तुरंत हैरान रह गए। क्या ये कोई ऐसी बात थी जो एक मार्शल को कहनी चाहिए? और आकर्षण? तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम में शरारती अंदाज भी है? आमतौर पर इतना घमंडी कि वह आसमान और जमीन को चुनौती देने की हिम्मत रखता था, अब अचानक काय क्यों हो गया? वांग हाओ ने मुंह बनाया। वह एक बड़ा विलेन था जिसका मकसद देश और लोगों पर मुसीबत लाना था। वह जाकर लोगों को दुख से कैसे बचा सकता था? इसके अलावा युद्ध का मैदान इंटरस्टेलर फेडरेशन से अलग था। यहाँ कोई उसका साथ दे रहा था जिससे वह जो चाहे कर सकता था। लेकिन युद्ध के मैदान में कौन परवाह करेगा कि वह कौन है? अगर उसने मिलिट्री ऑर्डर नहीं माने तो उसे घसीट कर ले जाया जाएगा और तुरंत मार दिया जाएगा। अगर गलती से दुश्मन ने उस पर हमला कर दिया तो क्या वह खत्म नहीं हो जाएगा? इसलिए वह इस युद्ध के मैदान में नहीं जा सकता था। घर पर रहना बेहतर था। कभी कभी अपने सबॉर्डिनेट को बाहर ले जाकर रेड एनविल पे इकट्ठा करना और आसानी से देश और लोगों पर मुसीबत लाकर पाप के पॉइंट कमाना, यह ज्यादा प्रैक्टिकल था। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि युद्ध के मैदान में नेशनल हीरो सामने आ सकते थे और उसे इन नेशनल हीरो को पीछे से फंसाना था, उनकी इज्जत खराब करनी थी और लोगों से सड़क पर उन पर सड़े अंडे फिंकवाने थे। मार्शल, मुझे लगता है कि आप निराश हो सकते हैं, गु यांग ने गंभीर चेहरे से कहा। हालांकि मिलिट्री डिपार्टमेंट में बहुत सारे अमीर लोग हैं और उनमें गुवानशी जैसे अयाश बेटे भी हैं, लेकिन वे हमेशा विदेशी दुश्मनों के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल रहे हैं। इसलिए आपके लिए घर पर रहना नामुमकिन है। वांग हाओ ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, क्या होगा अगर मैं अपने 10,000 सबसे अच्छे सैनिकों को जहर दे दूं जिससे वे अपनी लड़ने की ताकत खो दें? मुझे विश्वास नहीं है कि वे फिर भी मुझे अकेले युद्ध के मैदान में भेज पाएंगे। तीनों सबॉर्डिनेट हैरान रह गए। उनके दिलों में अनगिनत गालियों वाले घास मिट्टी के घोड़े बार बार दौड़ रहे थे। वे बस विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह कोई ऐसी बात थी जो एक मार्शल अपने ही सबॉर्डिनेट के साथ करेगा।
और जहर देना, ये सच में कमाल की बात थी कि यह आदमी ऐसा आइडिया सोच सकता था। नहीं, मैं उन्हें जहर नहीं दे सकता, वांग हाओ ने अचानक कहा। तीनों सबॉर्डिनेट की आंखों में आंसू आ गए। उनके बॉस को आखिरकार अक्ल आ गई थी। अपनी लोमड़ी जैसी समझदारी से वह निश्चित रूप से उन्हें सफलता दिलाएगा और अपनी एक अलग दुनिया बनाएगा। मुझे पहले उस बूढ़े कछुए गुवान शियोंग से आदमी और सामान मांगना चाहिए। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो मैं उन्हें जहर दे दूंगा। इस तरह मेरी सेना बिना युद्ध के मैदान में जाए जल्दी से लड़ने की ताकत बना लेगी, वांग हाओ ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसे समय में वह बूढ़ा कछुआ मुझसे मोलभाव करने की हिम्मत करेगा। घटक, तीनों सबॉर्डिनेट अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुरंत जमीन पर गिर पड़े। वे वांग हाओ से पूरी तरह हार गए थे और वांग हाओ की बेशर्मी ने एक बार फिर उनके तीनों विचारों, दुनिया को देखने के नजरिए को बदल दिया। तियानबेई यूनिवर्सिटी, वेलिएंट बैटलशिप धीरे धीरे नीचे उतरी। नीचे खड़े स्टूडेंट्स हैरानी से चिल्ला उठे। क्या यह इंटरस्टेलर फेडरेशन का टॉप बैटलशिप वेलिएंट है? इसका साइज सच में डरावना है। सिर्फ इसका जबरदस्त दबाव ही मुझे घुटन महसूस करा रहा है। यह जरूर वांग हाओ वापस आ रहा होगा। उसके अलावा और कौन वेलिएंट का मालिक बनने के लायक है? मैंने सुना है कि फोनेक्स गैलेक्सी हम पर हमला कर रही है और दोनों फेडरेशन हाथ मिला रहे हैं। क्या हमें वांग हाओ के साथ जाकर कुछ अच्छा काम करना चाहिए? दिन में सपने देखना बंद करो। वांग हाओ को बेहतरीन सैनिकों की जरूरत है और हम बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। आह, कितना अफसोस है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही स्टूडेंट्स वेलिएंट बैटलशिप को देखकर हैरान हो रहे थे, एक औरत जो बर्फ के कमल की तरह खूबसूरत थी, उसके पीछे काले कपड़े पहने कुछ औरतें थीं, वे सब वहां आईं। उसकी जबरदस्त पर्सनैलिटी और बेमिसाल खूबसूरती ने तुरंत पूरे माहौल को शांत कर दिया। सभी लड़के हैरान रह गए, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें प्यार हो गया हो। लड़कों के हाव भाव देखकर बगल में खड़ी लड़कियां गुस्से से पैर पटकने लगी और मन ही मन बार बार चिल्ला रही थीं, ये किस खानदान की चुड़ैल है? इसे घर पर क्यों नहीं रखा गया? इसे बाहर क्यों छोड़ दिया गया है? जब वांग हाओ वेलिएंट बैटलशिप से बाहर निकला और इस खूबसूरत औरत को देखा तो वह तुरंत वहीं जम गया। कियान वानयांग ने हैरान होकर कहा, हे भगवान, यह इज्जतदार चाची उसका पीछा करते करते यहाँ तक कैसे आ गई? गुयांग ने उत्सुकता से पूछा, ये खूबसूरत औरत कौन है? मार्शल वांग हाओ उसे देखकर ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हैं? चेन याओ ने सिर हिलाया और आह भरी, ये वही आइसबर्ग क्वीन है जिससे हम पिछली बार मिले थे जब हम यंग मास्टर क्यू लेई को बचाने के लिए ग्लोरियस स्काई फेडरेशन गए थे। उसका असली नाम झाओ यिलिंग है और वह मार्शल झाओ कुन की पोती है। हमारे बॉस ने उसके साथ फ्लर्ट किया और उसे पटा लिया, तब से वह उसका लगातार पीछा कर रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएगी। ग्लोरियस स्काई फेडरेशन की आइसबर्ग क्वीन। गुयांग ने वांग हाओ को तारीफ भरी नजरों से देखा। जैसा कि उम्मीद थी, वह सच में एक ऐसा आदमी था जो औरतों को दीवाना बना देता था। उसने कभी नहीं देखा था और न ही कभी सोचा था कि कोई औरत एक आदमी का पीछा करने के लिए 2 बड़े फेडरेशन पार करके इतनी दीवानगी दिखाएगी। कियान वानयांग ने फुसफुसा कर कहा, जलन मत करो। इस रानी की कल्टीवेशन बॉस से कहीं ज्यादा मजबूत है और उसका गुस्सा भी बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि बॉस को अभी सिर दर्द हो रहा होगा। इतना भी बुरा नहीं हो सकता है ना? गुयांग ने मुड़कर झाओ यिलिंग को देखा तो उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। इस पल स्वर्ग और धरती की बर्फ पिघल गई और जमीन तुरंत वसंत में बदल गई। मुझे अचानक लग रहा है कि मेरी आने वाली जिंदगी बहुत दुखद होगी। वांग हाओ का मुंह टेढ़ा हो गया। कम से कम जब तक उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह से झाओ यिलिंग से आगे नहीं निकल जाती, तब तक मजे करने के लिए बाहर जाना तो सवाल ही नहीं उठता। गुयांग ने वांग हाओ को हमदर्दी भरी नज़र से देखा। हालांकि उसने वांग हाओ के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी, लेकिन वह जानता था कि वांग हाओ ऐसा इंसान है जो एक जगह टिककर नहीं बैठ सकता। अगर यह रानी सच में इतनी खतरनाक थी तो वांग हाओ की आने वाली जिंदगी शायद सच में दुखद होगी। लगता है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो, है ना? झाओ याई छोटी ईअग की बादाम जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें एक खतरनाक चमक दिखी। ऐसा कैसे हो सकता है? वांग हाओ ने अपनी बाहें खोलीं और जल्दी से झाओ यिलिंग को गले लगा लिया। झाओ यिलिंग के होंठों पर एक खुश मुस्कान आ गई। उसने मना नहीं किया और वांग हाओ को वापस गले लगा लिया। ये नज़ारा देखकर दर्शकों में मौजूद सभी मर्द अचानक एक सपने से जागे हुए से लगे और उनके सीने से कुछ टूटने की आवाज़ आई। ये देवी वांग हाओ के साथ क्यों है? हे भगवान, मैं हैंडसम और टैलेंटेड हूँ, जवान और होनहार हूँ, लेकिन मुझे वांग हाओ के ही ज़माने में क्यों होना पड़ा? ये सच में दुख की बात है। इस ज़माने में न सिर्फ मेरा ऑरा वांग हाओ की वजह से फीका पड़ गया है, बल्कि अब तो देवी भी उसकी बाहों में आ गई है। जिंदगी असहनीय है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने आंखें घुमाईं।
इन लोगों ने अभी तक झाओ यिलिंग के छोटे से ब्रह्मांड को फतते हुए नहीं देखा था, वरना वे उसे देवी की तरह नहीं मानते बल्कि रानी की तरह पूजते और फिर आज्ञाकारी होकर घुटने टेककर सिर झुकाते। तुम क्या सोच रहे हो? झाओ यिलिंग ने उत्सुकता से पूछा। वान हाओ की आंखों में बहुत ज्यादा प्यार झलक रहा था। हाल ही में मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही थी कि मैं पतला हो गया हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बाद में कहाँ खाना खाएंगे। बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो। झाओ यिलिंग ने वान हाओ पर आंखें घुमाईं, लेकिन अंदर से उसे बहुत अच्छा लगा। वान हाओ अचानक कांप गया, उसे तुरंत एक झटका लगा। भले ही झाओ यिलिंग का स्वभाव थोड़ा दबंग था, लेकिन उसकी सूरत बिल्कुल बेमिसाल खूबसूरत थी। सिर्फ एक नज़र से किसी की जान लेना उसके लिए बहुत आसान था। झाओ यिलिंग के होंठों पर मुस्कान आ गई। अब वह देखेगी कि वान हाओ उसकी पकड़ से कैसे बच पाता है। इसी पल शियांग शियांग दौड़कर वान हाओ के पास आए, उसका हाथ पकड़ा और खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, वान हाओ, हम खाना कब खा रहे हैं? फिर से खाना? वान हाओ का चेहरा उतर गया। इस खाने की शौकीन लड़की का पेट कितना बड़ा था। ये कौन है? झाओ यिलिंग का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और एक जबरदस्त दबाव वाले माहौल ने वहां मौजूद सभी लोगों को सांस लेने में मुश्किल कर दिया। उसी समय झाओ यिलिंग को अपने दिल में बहुत बुरा लगा। जब वह वान हाओ से अलग थी तो उसे लगा जैसे उसे प्यार की बीमारी हो गई हो। उसका मन उस शरारती मुस्कान और वान हाओ के साथ बिताए पलों से भरा हुआ था। इसलिए जब उसने सुना कि दोनों फेडरेशन हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसने तुरंत अपने दादाजी को ढूंढा और उनसे डिप्लोमेटिक डेलीगेशन में शामिल होने का इंतजाम करवाया, सिर्फ इस बुरे आदमी को देखने के लिए। लेकिन ये बुरा आदमी मज़े में था, उसके पास कभी औरतों की कमी नहीं थी और वे सभी सुंदर थीं। वान हाओ ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि यह मेरी बॉडीगार्ड है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? बॉडीगार्ड? अचानक झाओ यिलिंग के चारों ओर बिजली कड़की और उसकी आभा ने तुरंत आसमान के बादलों को हिला दिया। मार्शल सम्राट? वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे झाओ यिलिंग को देखने लगे। यह आभा साफ थी, ये निश्चित रूप से मार्शल सम्राट के लेवल तक पहुंच गई थी। हे भगवान, कोई हैरानी नहीं कि मार्शल वान हाओ ने कहा था कि उनका बुरा समय आने वाला है। यह कोई रानी नहीं है, ये साफ तौर पर एक महारानी है। गुयांग इतना डर गया कि उसे पसीना आ गया। राक्षस! कियान वानयांग और चेन याओ झाओ यिलिंग को घूरते रह गए। अगर उन्हें सही याद था तो झाओ यिलिंग सिर्फ 22 साल की होनी चाहिए, लेकिन 22 साल की उम्र में ही वह मार्शल सम्राट बन गई थी। ये लोगों को जिंदगी पर शक करने के लिए काफ़ी था। हवा की सरसराहट। अगले ही सेकंड झाओ यिलिंग अचानक अपनी जगह से गायब हो गई और तुरंत हवा के टूटने की आवाज़ आई। शियांग शियांग के पैर हिले, उसने आसानी से झाओ यिलिंग के हमले से खुद को बचाया और उसने अपना छोटा सा सिर झुकाकर झाओ यिलिंग को हैरानी से देखा। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि यह बड़ी बहन उस पर हमला क्यों करना चाहती है। क्या? झाओ यिलिंग की बादाम जैसी आंखें अचानक छोटी हो गईं। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इतनी आसानी से बच जाना थोड़ा मजाक जैसा था। वान हाओ ने ठंडी सांस ली। यिलिंग, क्या अब तुम्हें यकीन हो गया कि शियांग शियांग एक बॉडीगार्ड है? शियांग शियांग ने बार बार अपना छोटा सा सिर हिलाया, अपनी छाती थपथपाई और कहा, शियांग शियांग बहुत ताकतवर है। वान हाओ की रक्षा करना तो बच्चों का खेल है। झाओ यिलिंग ने अपना छोटा सा सिर नीचे किया और वान हाओ के सामने आकर उसका हाथ पकड़कर ऐसे हिलाने लगी जैसे किसी बच्चे ने कुछ गलत किया हो। वान हाओ ने मुंह फुलाए हुए झाओ यिलिंग को खाली नज़र से देखा, उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। क्या ये सच में वही दबंग क्वीन थी? ये नज़ारा देखकर ऑडियंस में मौजूद सभी मर्द दुख से चिल्लाने लगे। कोई इंसाफ नहीं है, भगवान भी नाइंसाफ़ी करते हैं। वान हाओ में ऐसी कौन सी अच्छाई और काबिलियत है कि वह ऐसी महारानी को अपने आगे झुका सके? मुझे ऐसी अजेय जवान महिला बॉडीगार्ड क्यों नहीं मिली? बॉडीगार्ड मेरे बाप की! तुम सच में वान हाओ की बकवास पर यकीन करते हो? यह ज़रूर कोई ऐसी बॉडीगार्ड होगी जो रात में खास सुरक्षा देती है। मुझे समझ नहीं आता कि स्वर्ग की ये दो पसंदीदा बेटियां वान हाओ के प्यार में कैसे पड़ गईं। बिल्कुल, ये दोनों देवियां वान हाओ से कल्टीवेशन में साफ तौर पर ज़्यादा मजबूत हैं, तो वे उसके प्यार में क्यों पड़ेंगी? मजबूत मेरे बाप की! वान हाओ ने कई कुदरती तौर पर परफेक्ट मार्शल आर्ट्स सीखे हैं और उसके पास स्वर्ग और इंसान की एकता भी है। वह बस कल्टीवेशन में थोड़ा कमज़ोर है। मैंने सुना है कि वान हाओ ने कभी कल्टीवेशन पर ध्यान नहीं दिया, वह अपना सारा समय रोज़ लड़कियों के पीछे भागने में बिताता है। मैंने भी यह सुना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं कल्टीवेशन पर इतनी मेहनत करता हूं और फिर भी वान हाओ से मुकाबला नहीं कर सकता। शायद यही एक जीनियस और एक आम आदमी के बीच का फ़र्क है। कोई इंसाफ नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इन बेवकूफ़ों की चीखों को नज़रअंदाज करते हुए वान हाओ, जो एक छोटी पत्नी की तरह बर्ताव कर रही थी, झाओ यिलिंग को अपने विला में ले गया। जैसे ही वे दरवाजे से अंदर आए, झाओ याई छोटी यंग ने तुरंत वान हाओ का हाथ झटका और फिर से वही घमंडी रानी बन गई। वान हाओ ने आह भरी।
उसे पता था कि किसी का स्वभाव बदलना मुश्किल है और वह छोटी पत्नी वाला नाटक पूरी तरह से नकली था। इस समय कियान वानयांग ने अपने डायमेंशनल स्पेस से एक पूरा कैंडल लाइट डिनर निकाला जिसमें 2 गर्मागर्म दिल के आकार के स्टेक भी थे। बॉस, कृपया आनंद लें। कियान वानयांग ने विनम्रता से झुककर प्रणाम किया और फिर भाग गया। वह बस इतना ही कर सकता था, इससे ज्यादा कुछ भी फालतू होता। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। हालांकि डायमेंशनल स्पेस में रखी चीज़ों का समय रोका जा सकता था, लेकिन उन्हें बाहर निकालने पर भी वे गर्म ही रहती थीं। लेकिन कौन स्टेक जैसी चीज़ को डायमेंशनल स्पेस में जगह घेरने के लिए रखेगा? गु यांग ने समझदारी से सिर हिलाया। उसे थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि वांग हाओ ने इन दोनों छोटे भाइयों को अपना जनरल क्यों बनाया। वे साफ तौर पर ऑफिसर नहीं थे, बल्कि ऐसे नौकर थे जो उसकी आदतों को समझते थे। ऐसा सोचते ही गु यांग को तुरंत कोई साइकोलॉजिकल बोझ महसूस नहीं हुआ। जब तक जनरल सिर्फ दिखावे के लिए थे, तब तक लेजियन की लड़ने की ताकत उन पर, यानी लेफ्टिनेंट जनरलों पर निर्भर करती थी। चेन याओ ने भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी सहेज कर रखी हुई रेड वाइन की बोतल निकाली और फिर वह भी चला गया और अलविदा कहा। शियांग को स्टेक को घूरते और लार टपकाते देखकर गु यांग आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, मिस शियांग, मैंने आपके लिए इससे भी ज्यादा शानदार खाना तैयार किया है। शियांग ने अपना सिर घुमाया और गु यांग को देखा, फिर उसने शियाओबाई को अपने सिर पर रखा और कूदती फांदती बाहर चली गई। गु यांग ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसे सबसे ज्यादा डर इसी ओवलॉर्ड ताओटी के उसे भाग जाओ कहने का था। लेकिन शुक्र है, आज वह फिर भी बहुत समझदार थी। हे ये देखकर कि वांग हाओ की तरफ से सब लोग चले गए हैं, झाओ यिलिंग के साथ आई काले कपड़े वाली औरत ने अपना मुंह ढका और धीरे से हंसी, फिर वह भी खुद ही नीचे चली गई। ये देखकर कि अब सिर्फ वे दोनों बचे हैं, झाओ यिलिंग का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से पूछा, मैंने सुना है कि तुम मार्शल बन गए हो। वांग हाओ ने एक भान उठाई, तो क्या तुम मार्शल की पत्नी बनने का प्लान बना रही हो? झाओ यिलिंग ने वांग हाओ को आंखें दिखाईं और घमंड से कहा, मैं एक महिला मार्शल बनने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा मार्शल पति होना चाहिए। वांग हाओ ने मुंह बनाया और बड़बड़ाया, जब तक तुम मार्शल बनोगी, मुझे लगता है कि मैं तब तक प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। लोगों को कम मत समझो। झाओ याई छोटी ईअंग गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, जैसे कोई छोटी बच्ची हो। वांग हाओ ने सीधे झाओ यिलिंग को देखा, आगे बढ़ा और अपनी बाहें उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट लीं। तुम बड़े बदमाश क्या करना चाहते हो? जल्दी छोड़ो। झाओ यिलिंग थोड़ी घबरा गई थी और उसके छोटे हाथों ने वांग हाओ को दूर धकेलने की कोशिश की। वह नहीं चाहती थी कि यह बड़ा बदमाश फायदा उठाए। तुम मुझे ढूंढते हुए इतनी दूर आए हो, मैं अच्छा होस्ट कैसे नहीं बन सकता? वांग हाओ ने गंभीरता से कहा, फिर धीरे धीरे अपना सिर पास लाया और झाओ यिलिंग के लाल होठों को चूम लिया। इस पल झाओ याई छोटी ईअंग का छोटा सा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पूरी तरह भूल गई कि वह भी एक मार्शल सम्राट एक्सपर्ट थी। जब वांग हाओ ने धीरे से उसके लाल होठों को छुआ, तब उसे होश आया, लेकिन अब इस बड़े कमीने को दूर धकेलना साफ तौर पर नामुमकिन था। तो अगले ही सेकंड झाओ यिलिंग का दिमाग खाली हो गया। बस एक ही ख्याल था, उसका पहला किस चला गया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वे अलग हो गए। झाओ यिलिंग का सुंदर चेहरा लाल हो गया था और उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। वांग हाओ ने शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। इस मौके का फायदा उठाकर झाओ यिलिंग को एक ही बार में पटाने का प्लान बनाया। वांग हाओ की जलती हुई नज़र महसूस करके झाओ यिलिंग का छोटा सा दिल और भी तेजी से धड़कने लगा और फिर एक झटके में वह उस जगह से गायब हो गई। अरे, तुम क्यों भाग रही हो? हमने अभी खाना नहीं खाया है। वांग हाओ ने बेचैनी से आवाज लगाए। बड़े कमीने, तुम आराम से अकेले खा सकते हो। झाओ यिलिंग की शर्मीली आवाज आए। आजकल की लड़कियां सच में बहुत ही बेशर्म होती हैं। खाने पीने के बाद जैसे ही मैं कमरा लेने की बात करता हूँ, वे भाग जाती हैं। वांग हाओ ने गुस्से में कहा और अकेले बैठ गया। वह स्टेक खाने लगा जिसे झाओ यिलिंग ने छुआ भी नहीं था और वह रेड वाइन पीने लगा जिसे चेन याओ ने संभाल कर रखा था। तियानबेई यूनिवर्सिटी, एक रेस्टोरेंट में गु यांग, कियान वानयांग और चेन याओ के साथ बैठा था। जहां तक शियांग की बात है, उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से बुरा इंप्रेशन न पड़े, इसलिए वह एक प्राइवेट कमरे में आराम से खाना खा रही थी। भाई गु, आपको परेशान करने के लिए मुझे सच में बहुत अफसोस है, कियान वानयांग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। गु यांग ने हाथ हिलाया, हम सब भाई हैं, तुम्हें खाना खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बार मैं तुम दोनों को कुछ एक्ट्रेस से मिलवाऊंगा। कियान वानयांग और चेन याओ की आंखें चमक उठीं और उन दोनों ने गु यांग के लिए अपने गिलास उठाए। भाई गु बहुत दरिया दिल हैं, मुझे लगता है कि आपके मन में कुछ चल रहा है। चेन याओ ने धीरे से पूछा। गु यांग ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, आप दोनों से सच कहूं तो मैं सोच रहा हूं कि मार्शल को कैसे मनाऊं कि वह हमें युद्ध के मैदान में ले जाएं ताकि हम बहादुरी के काम कर सकें। कियान वानयांग मुस्कुराया और बोला, भाई गु, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो।
जब बॉस ने कहा है कि वह अभी युद्ध के मैदान में नहीं जा रहे हैं तो इसका कोई कारण जरूर होगा। कारण? गुयान को बहुत शक हुआ। उसे इसमें कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। चेन याओ ने गुयान के कंधे पर हाथ रखा। भाई गु, हमारे बॉस हमेशा लीग से हटकर चलते हैं, नहीं तो वह इस उम्र में मार्शल नहीं बनते। गुयांग ने सहमति में सिर हिलाया। अगर वांग हाओ सामान्य रास्ते पर चलते तो उनके लिए मार्शल के पद तक पहुंचना साफ तौर पर नामुमकिन होता। तभी झाओ यिलिंग बाहर से काले कपड़े पहने महिलाओं के एक बड़े ग्रुप के साथ अंदर आए और सीधे शियांग शियांग के छोटे से प्राइवेट कमरे की तरफ बढ़ी। कियान वानयांग और चेन याओ तुरंत आगे बढ़े और इज्जत से बोले, नमस्ते भाभी। झाओ याई छोटी यांग ने सिर हिलाया, फिर उस प्राइवेट कमरे में चली गई जहां शियांग शियांग थी और काले कपड़े पहने महिलाओं का ग्रुप अपने आप दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। कियान वानयांग ने चेन याओ को खींचा। क्या तुम्हें लगता है कि हमें बॉस को ढूंढने जाना चाहिए? गुयांग ने धीमी आवाज में कहा, इस तरह की चीजों के लिए बेहतर होगा कि हम ऐसा दिखावा करें कि हमने कुछ नहीं देखा। आखिरकार अगर मार्शल भी आते तो भी कोई फायदा नहीं होता। कियान वानयांग और चेन याओ ने गुयांग को थम्स अप दिया, फिर वे तीनों बिना पीछे देखे रेस्टोरेंट से चले गए। आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों महिलाओं की लड़ने की ताकत बहुत ज्यादा है। अगर वे सच में लड़ती तो वांग हाओ के आने पर भी कोई फायदा नहीं होता। प्रेसिडेंशियल पैलेस कॉन्फ्रेंस रूम। सभी बड़ी ताकतों के प्रतिनिधि एक साथ जमा हुए। प्रेसिडेंट ने कहा, फोनेक्स गैलेक्सी के बारे में डार्क एल्व्स हमारी इंसान जाति पर हमला कर रहे हैं। आप सबके क्या विचार हैं? गुवान शिनशोंग ने नाक से कुड़ी, कोई विचार नहीं, बस सीधे मुकाबला करो। वहां मौजूद सभी लोगों ने गंभीरता से सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि उनका भी यही इरादा था। ठीक है, तो हम डार्क एल्व्स के साथ युद्ध करेंगे और उन्हें बता देंगे कि अगर हम उन्हें एक बार पीछे हटा सकते हैं तो दूसरी बार भी हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट ने पूरे जोश के साथ ऐलान किया। ताली ताली ताली। जैसे ही उनकी आवाज़ खत्म हुई, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। प्रेसिडेंट ने अपने हाथ नीचे किए, युद्ध पर जाने का फैसला हो गया है। अब ग्लोरियस स्काई फेडरेशन के साथ हाथ मिलाने के बारे में आप सबके क्या विचार हैं? कियूलेई ने कहा, मुझे लगता है कि सहयोग ठीक रहेगा। ग्लोरियस स्काई फेडरेशन बेवकूफ़ नहीं है, वे स्वाभाविक रूप से यह सिद्धांत समझते हैं कि अगर होंठ चले गए तो दांत ठंडे पड़ जाएंगे। बिंग कियाओ ने सिर हिलाया, मुझे लगता है कि सहयोग की अवधि के दौरान हर कोई एक दूसरे से बातचीत कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से किसी भी बड़ी सेना को सीमा पार करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। किसी भी तरफ की सेनाओं को सीमा पार करने की इजाज़त नहीं है, इसे शामिल किया जाना चाहिए। प्रेसिडेंट ने सिर हिलाया, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों तरफ के जूनियर्स को एक दूसरे से बातचीत करने और सीखने देना बहुत ज़रूरी है। प्रेसिडेंट सच में दूरदर्शी हैं। गुवान शिनशोंग ने अपनी आंखें छोटी की, मन ही मन इस बूढ़े लोमड़ी की तारीफ करते हुए। अच्छे शब्दों में कहें तो ये दोनों तरफ के जूनियर्स को एक दूसरे से बातचीत करने देना था, लेकिन वे निश्चित रूप से जूनियर्स को ग्लोरियस स्काई फेडरेशन से मिलिट्री इंटेलिजेंस निकालने की कोशिश करने देंगे। इस तरह अगर डार्क एल्व्स को कम समय में पीछे हटा दिया जाता है तो भविष्य में जब जूनियर्स कमान संभालेंगे तो वे खुद को और अपने दुश्मन को जानेंगे, जिससे उन्हें युद्ध के मैदान में कुछ हद तक पहल करने का मौका मिलेगा। अगर डार्क एल्व्स को कम समय में पीछे नहीं हटाया जा सका तो ये जूनियर्स भविष्य में करीबी टीम के साथी होंगे। इस तरह वे ज़रूरत पड़ने पर आगे बढ़ सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बचाव कर सकते हैं। बेशक अगर ग्लोरियस स्काई फेडरेशन भी यही खेल खेलता है तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किसके जूनियर्स ज़्यादा काबिल हैं। प्रेसिडेंट ने विनम्रता से सिर हिलाया, अगर और कोई सवाल नहीं है तो सब लोग काम शुरू कर सकते हैं। रुको, गुवान शिनशोंग ने हाथ उठाया और कहा, डार्क एल्व्स बहुत ताकतवर हैं। पिछली बार उन्हें भगाने में हमें 10 साल से ज़्यादा लगे थे और इस बार भी बहुत मुमकिन है कि हमारी लंबी लड़ाई चले। इसलिए मेरा प्लान है कि बड़ी ताकतों के जूनियर्स को भी ट्रेनिंग के लिए युद्ध के मैदान में भेजा जाए। आपस में बात करने के बाद सभी पार्टियों ने सहमति में सिर हिलाया, यह मानते हुए कि युद्ध का मैदान ही उनके जूनियर्स को ट्रेनिंग देने की सबसे अच्छी जगह है। क्योंकि सब सहमत हैं तो चलो काम शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट ने गहरी सांस ली, उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। जल्द ही इंटरस्टेलर फेडरेशन की सभी बड़ी ताकतों ने काम शुरू कर दिया। त्यानहुओ कंपनी ने बाहरी दुनिया को हथियार बेचना बंद कर दिया और सब कुछ आने वाले युद्ध में लगाया जाएगा। पोशन गिल्ड ने भी पोशन बनाने के लिए ओवरटाइम काम करना शुरू कर दिया, खासकर हीलिंग पोशन, जिन्हें बड़ी मात्रा में स्टॉक किया जा रहा था। एडवेंचरर्स गिल्ड के बड़े भाड़े के सैनिकों के ग्रुप पहले ही इकट्ठा हो चुके थे, बस फ्रंट लाइन पर जाकर डार्क एल्व्स से लड़ने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच सेना की 4 सबसे अच्छी टुकड़ियां पहले ही सीमा पर पहुंच चुकी थीं, हमलावर दुश्मन से बचाव के लिए तैयार थीं। उसी समय प्रेसिडेंशियल पैलेस ने भी भर्ती का आदेश जारी किया, इंटरस्टेलर फेडरेशन के सभी ग्रहों से संसाधन जुटाए और यहां तक कि फ्रंट लाइन युद्ध के मैदान में अलग अलग सामान पहुंचाने के लिए एस्कॉर्ट टीमें भी भेजीं। संक्षेप में, बड़ी ताकतों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था,
डार्क एल्व्स को भगाना और गुलाम बनने से साफ इनकार करना। अगले दिन तियानबेई यूनिवर्सिटी। वाइस प्रिंसिपल सन मिंग वान हाओ को देख रहे थे जो नाश्ता कर रहा था। सच कहूं तो वह इस छोटे शैतान को बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे। आखिरकार वान हाओ ने तियानबेई यूनिवर्सिटी में बेतरतीब ढंग से तोपें चलाई थीं और यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी निशाना लगाना चाहता था। ये घटना अभी भी उनकी याद में ताज़ा थी। लेकिन अब जब सू मू ने उसे वान हाओ को बुलाने के लिए कहा था तो वह मना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। वान हाओ, अभी खाना बंद करो और मेरे साथ प्रिंसिपल से मिलने चलो। ठीक है, सन मिंग ने घबराते हुए कहा। वह सच में समझ नहीं पा रहा था। उसने उसे बहुत देर तक मनाने की कोशिश की लेकिन ये छोटा मालिक अपनी जगह से हिला भी नहीं। क्या इससे उसके लिए रिपोर्ट करना नामुमकिन नहीं हो रहा था? दादाजी अब मुझे जिस भी काम के लिए बुला रहे हैं वह कभी भी अच्छे के लिए नहीं होता। मैं नहीं जा रहा। वान हाओ ने मुंह बनाया। उसने सुना था कि सभी बड़ी ताकतें अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग दे रही हैं ताकि उन्हें पता चले कि युद्ध कैसा होता है, और अब सू मू उसे बुला रहे थे। मकसद तो जाहिर था। वान हाओ का जिद्दी चेहरा देखकर सन मिंग ने जल्दी से सोचा कि क्या उसे वान हाओ को जबरदस्ती वहां खींचकर ले जाना चाहिए। आखिर सू मू अभी भी इंतजार कर रहे थे। ये देखकर कि सन मिंग कुछ नहीं बोल रहा, वान हाओ ने पूछे बिना नहीं रह सका, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हैं? कहीं दादाजी के पास मेरे लिए कोई खजाना तो नहीं है? सन मिंग ने आंखें घुमाई। नहीं प्रिंसिपल सू मू, बस तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं जो तुम्हें करना है। क्या कुछ करना है? वान हाओ की आंखें चमक उठी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दादाजी फ्रंट लाइन पर जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन उन्हें चिंता है कि तियानबेई यूनिवर्सिटी ठीक से नहीं चल पाएगी, इसलिए वह चाहते हैं कि मैं तियानबेई यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बनूं। नहीं, सन मिंग का चेहरा उतर गया। क्या इस छोटे मालिक को कोई होश नहीं था? अगर सू मू अंधे भी होते तो भी वह तियानबेई यूनिवर्सिटी इस मुसीबत के हवाले नहीं करते। अगर यह सच में वान हाओ के हाथों में चली गई तो 1 साल के अंदर तियानबेई यूनिवर्सिटी पक्का बंद हो जाएगी। वह भी नहीं। वान हाओ ने निराशा में आह भरी लेकिन तुरंत उत्साहित हो गया। मुझे पता है, दादाजी जानते हैं कि फ्रंट लाइन पर जाना खतरनाक है, इसलिए वह वसीयत बनाने का प्लान बना रहे हैं। डर है कि उनके मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का वारिस कोई नहीं होगा। पफ! सन मिंग तुरंत खांसने लगा। उसका अंदर का सब्र पूरी तरह टूट गया। इस बदमाश के विचार बहुत ही बुरे थे, है ना? ये तो सू मू को मरने का श्राप देना था। आखिरकार सन मिंग का सब्र पूरी तरह खत्म हो गया। उसने वान हाओ को पकड़ा और उसे सू मू के ऑफिस में घसीट ले गया। प्रिंसिपल, मैं वान हाओ को ले आया हूँ। सन मिंग ने झुककर सलाम किया। सू मू ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, हाओ, मुझे अभी ऊपर से फैसला मिला है। इंटरस्टेलर फेडरेशन डार्क एल्व्स का पूरी तरह से सामना करेगा। वान हाओ ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? सू मू की दाढ़ी गुस्से से तन गई। इंटरस्टेलर फेडरेशन के नंबर 1 जीनियस होने के नाते तुम्हें स्वाभाविक रूप से युवा पीढ़ी में आगे रहना होगा। वान हाओ ने मुंह बनाया। वह उन लोगों को गुमराह करने में बहुत अच्छा था, लेकिन जब सैनिकों को लड़ाई में लीड करने की बात आई तो उसने कहा कि उसमें वह काबिलियत नहीं है। दादाजी जानते हैं कि ये दबाव बहुत ज्यादा है, हम धीरे धीरे कर सकते हैं। सू मू ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि दोनों महान फेडरेशन के बीच दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए दोनों तरफ के बड़े अधिकारियों ने एक कंपटीशन रखने का फैसला किया है ताकि दोनों तरफ के जूनियर अपनी प्रतिभा दिखा सकें। अपनी प्रतिभा दिखाएं? वान हाओ ने मुंह बनाया। क्या प्रतिभा दिखाना? ये तो साफ तौर पर दोनों तरफ से अपनी ताकत दिखाना था। ये कंपटीशन 2 ग्रुप में बंटा हुआ है। एक ग्रुप 15 से 20 साल के युवाओं का है और एक ग्रुप 20 से 25 साल के वयस्कों का है। दादाजी को यकीन है कि तुम युवा ग्रुप में पहला स्थान जरूर जीतोगे। सू मू ने संतुष्टि से वान हाओ को देखा। हालांकि यह बच्चा वान हाओ एक शरारती था और उसकी सोचने का तरीका पहले ही सुधरने से परे था, लेकिन उसकी प्रतिभा सच में बेमिसाल थी और दुनिया में शायद ही कभी देखी जाती थी। पहले स्थान के लिए इनाम क्या है? वान हाओ ने उत्सुकता से पूछा। सू मू ने गंभीर भाव से कहा, इस कंपटीशन से चुने गए दोनों पहले स्थान के विजेताओं को ड्रैगन ब्लड का बपतिस्मा मिलेगा। ड्रैगन ब्लड का बपतिस्मा? वान हाओ की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसकी सुनहरी हड्डियां पहले ही बन चुकी थीं, लेकिन उसके सुनहरे शरीर को बनाने के लिए दिव्य जानवर के खून की जरूरत थी।